हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। हम कर रहे थे क्या, जीएसटी का क्विक रिवीजन विद द समरी बुक। स्ट्रिक्टली बेटा आपको क्या करना है, आपके अटेम्प्ट की May 24 की प्लेलिस्ट फॉलो करना है। वहां पे सारे वीडियोस अवेलेबल है, यहाँ पे सारे वीडियोस अवेलेबल होते जा रहे हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी विद मास्टर क्वेश्चंस मैंने वीडियो डाला है, वो बिल्कुल आप देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के हिसाब से काफी वेटेज रहने वाला है उस पर। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या स्टार्ट करने वाले हैं, इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई का डिस्कशन, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और जिसने अभी तक के भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, क्या करे, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर ले। अब यहां पे नाउ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, कौन सा? प्लेस ऑफ सप्लाई। भाई प्लेस ऑफ सप्लाई, मैम प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों इंपॉर्टेंट होता है? भाई टैक्स कौन सा लगाना है, सीजीएसटी, एसजीएसटी लगाओगे, आईजीएसटी लगाओगे, कैसे पता चलेगा? प्लेस ऑफ सप्लाई से। प्लेस ऑफ सप्लाई से याद है, हम देखते हैं लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ है, प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ है, सेम स्टेट में आ गए तो टैक्स कौन सा लगता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी। लोकेशन ऑफ सप्लायर अलग स्टेट में, प्लेस ऑफ सप्लाई अलग स्टेट में, टैक्स कौन सा लगाते हैं, आईजीएसटी। ठीक है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई फाइंड आउट करना है, लोकेशन ऑफ सप्लायर के साथ प्लॉट करना है और देखना है कि टैक्स कौन सा लगेगा, टैक्स कौन सा लगेगा। किसी भी पॉइंट पे एग्जाम पे केस स्टडी आ सकती है, और जो फुल फ्लेज क्वेश्चन रहता है उसमें तो आपको सप्लायर का लोकेशन दिया होता है, डिटेल्स दिए हुए होते हैं, आपको प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना होता है और उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना होता है कि टैक्स कौन सा लगाना है, टैक्स कौन सा लगाना है। ठीक है, केस स्टडीज में भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत ध्यान से एक एक वर्ड सुनना है यहाँ पे। अब गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई अलग होगा, प्लेस यहाँ पे सर्विसेज का अलग होगा। हम क्यों पढ़ रहे हैं शुरू से गुड्स और सर्विसेज अलग अलग? बिकॉज द प्रोविजन फॉर टाइम ऑफ सप्लाई सेपरेट फॉर गुड्स, सेपरेट फॉर सर्विसेज। वैसे ही प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस गुड्स के लिए अलग है, सर्विस के लिए अलग है। सबसे पहले गुड्स के लिए देखेंगे सेक्शन 10 किसका, आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 10। सेक्शन 10 सीजीएसटी एक्ट का कंपोजिशन लेवी की बात करता है। सेक्शन 10 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, इस चैप्टर में जो भी पढ़ेंगे वो क्या है, आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन रहेंगे। तो यहाँ पे सेक्शन 10 ऑफ आईजीएसटी एक्ट किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के नहीं, डोमेस्टिकली यहाँ पे जो भी गुड्स सप्लाई हो रहे हैं उसकी बात हो रही है, उसके केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कौन डिटरमाइन कर रहा है, सेक्शन 10। सेक्शन 10 सबसे पहले तो भाई अगर यहां क्या है, वेयर सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, मूवमेंट ऑफ गुड्स है, चाहे सप्लायर से, चाहे रिसिपिएंट से, या किसी और पर्सन से, क्या है, मूवमेंट ऑफ गुड्स हुआ भाई, मूवमेंट ऑफ गुड्स हुआ, गुड्स मूव हुए, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कहां होगी, जहां पे आपके गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट हो रहा है फॉर डिलीवरी। टर्मिनेट हो रहा है फॉर डिलीवरी, वो क्या हो जाएगा, आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बड़ी सिंपल सी यहाँ पे अगर बात करें तो मिस्टर भूरट है, कहाँ के, मुंबई के, उन्होंने यहाँ पे किसी को सप्लाई किया गुड्स, किसको, मिस्टर बच्चन को ज्वेलरी सप्लाई करी, गुड्स मूव हुए क्या, यस मैम हुए। सो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा दिल्ली, जहां गुड्स का यहाँ मूवमेंट टर्मिनेट हुआ वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। लोकेशन ऑफ सप्लायर हमारा क्या है, महाराष्ट्र है, दोनों अलग अलग स्टेट है, टैक्स कौन सा लगेगा, आईजीएसटी, टैक्स कौन सा लगेगा, आईजीएसटी। उसके बाद में क्या हुआ, where the goods are delivered to recipient or any other person on the direction of third person, यहां पे by way of transfer of title or otherwise। bill to ship to model के केस में, bill to ship to model के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, सेक्शन 10 क्या बताता है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन। एग्जांपल से देखेंगे क्विकली, यहां पे देखो क्या है, बिल टू शिप टू मॉडल है, क्या मतलब कि क्या हुआ कि भाई मेरा परचेजर है मिस्टर बी आसाम का, उसने बोला मुझे, मैं हूं मिस्टर ए, मुझे बोला कि आप एक काम करो, बिल तो मेरे को भेज दो, मिस्टर बी ने बोला बिल तो मेरे को भेज दो, पैसे तो मैं ही देने वाला हूं भाई, रिसिपिएंट तो मैं ही हूं, परंतु आप यहाँ पे क्या कर दो, आप यहाँ पे शिफ्ट टू कर दो मिस्टर सी को, गुजरात में ही है, गुजरात के गुजरात में इजी हो जाएगा, आप वहीं के वहीं कर दो, आप मेरे को भेजोगे मैं वापस भेजूंगा, तो आप क्या करो, मिस्टर सी को शिफ्ट टू कर दो। तो आपने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मिस्टर सी को हम शिफ्ट टू कर देते हैं, तो आपने उनको भेज दिया कुछ। अब यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा मिस्टर बी का लोकेशन, हमको पैसा कौन देना है, मिस्टर बी दे रहा है, रिसिपिएंट, यहाँ पे रिसिपिएंट का लोकेशन जो है यहाँ पे, इसी को क्या बोलेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई आपका मिस्टर बी का लोकेशन हो जाएगा। असम, लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन है, मिस्टर बी है इसमें, और लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मिस्टर बी का ही क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। सप्लायर का लोकेशन क्या है हमारे, मिस्टर ए का लोकेशन गुजरात, सो एलओएस गुजरात, पीओएस आसाम हो जाएगा यहाँ पे जिसको बिल टू कर रहे हैं, और टैक्स कौन सा लगेगा, आईजीएसटी। क्या आईजीएसटी का क्रेडिट मिस्टर बी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, उसी हिसाब से व्यवस्था बनी हुई है। ठीक है, तो आईटीसी का क्रेडिट ले सकते हैं कि आईटीसी के चैप्टर में हमने देखा था बिल टू शिप टू मॉडल में क्या होगा, ये जो रिसिपिएंट है हमारा यहाँ पे ये क्या कर लेगा, क्रेडिट लेगा। क्रेडिट किसको मिलेगा, मिस्टर बी को मिलेगा। ये देखो एक एग्जांपल और देखो,
मिस्टर ए कहाँ के, गुजरात के सप्लायर, मिस्टर बी कहाँ के, यहाँ पे असम के मिस्टर बी, और उन्होंने मिस्टर सी को बोला क्या, यहाँ पे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला कि मिस्टर सी को भेज दो, तो इस केस में क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई मिस्टर बी का लोकेशन असम, सप्लायर का लोकेशन मिस्टर ए का गुजरात, टैक्स कौन सा लगेगा, आईजीएसटी, मिस्टर बी को क्रेडिट मिलेगा क्या, हाँ जी मिलेगा, हाँ जी मिलेगा। अब देखो एक लास्ट केस स्टडी, सप्लायर आपका यहाँ पे गुजरात का है, रिसिपिएंट भी गुजरात का है, मिस्टर बी ने बोला पर शिफ्ट टू कर दो मिस्टर सी को असम, अभी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई मिस्टर बी का ही लोकेशन होगा गुजरात, गुजरात, सप्लायर का लोकेशन मिस्टर ए का लोकेशन क्या है, गुजरात, टैक्स कौन सा लगेगा भाई, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, क्या मिस्टर बी को इसका क्रेडिट मिल जाएगा, यस मिस्टर बी को सीजीएसटी एसजीएसटी का क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से ये पूरा अरेंजमेंट बना हुआ है। प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या होगा, मिस्टर बी का होगा, आईटीसी भी कौन लेगा, मिस्टर बी लेंगे, मिस्टर बी लेंगे। आई होप इट इज क्लियर। सो क्या पॉइंट पढ़ा हमने कि भाई बिल टू शिप टू मॉडल में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन, जो रिसिपिएंट है जिसको बिल टू कर रहे हैं उसका प्लेस ही प्लेस ऑफ बिजनेस सप्लाई होता है। when there is no movement of goods either by supplier or recipient, कोई मूवमेंट नहीं हुआ, कोई मूवमेंट नहीं हुआ गुड्स का, मैंने बोला गुड्स यहाँ रखे हैं यहीं से ले जा लो, यहीं रखे ये ले लो, आप ले लो बस, तो उस केस में क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, गुड्स जहां रखे हैं वो ही लोकेशन हो जाएगा, गुड्स का लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, गुड्स का लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। देखो एग्जाम्पल से फटाक से देखेंगे, ये देखो क्या हुआ, यहाँ पे मिस्टर टॉम है वेस्ट बंगाल में, इन्होंने मिस्टर जेरी को बोला, यहाँ पे मिस्टर जेरी गोवा के थे, उनको बोला कि गुड्स यहाँ रखे आप ले लो, ये गुड्स बस यहीं से आप ले लो, ये यही है प्लेस ऑफ, यहाँ सप्लाई हो जाएगी फिर। ठीक है, तो मिस्टर टॉम कहाँ थे, वेस्ट बंगाल के थे, उन्होंने क्या बोला, गुड्स यहाँ रखे आप यहीं से ले लो, कोई गुड्स का मूवमेंट नहीं होगा, कोई गुड्स का मूवमेंट नहीं होगा, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल ही हो जाएगा, जहां पे गुड्स लोकेटेड है। सप्लायर का लोकेशन क्या है, वेस्ट बंगाल, टैक्स कौन सा लग जाएगा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। क्या ये सीजीएसटी एसजीएसटी का क्रेडिट मिस्टर जेरी को मिलेगा, नहीं मिलेगा मैम, नहीं मिलेगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अभी नेक्स्ट क्या आया, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स परचेस्ड ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर एक स्टेट में खरीदे दूसरे स्टेट में लेकर के गए, जैसे कि माइग्रेंट वर्कर्स हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आए, गुड्स परचेज किए लेकर के गए यहाँ पे, ठीक है, या आप व्हीकल दूसरे स्टेट में जाके परचेज करके आए, क्यों, क्योंकि वहां पे रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह लोअर है, तो ऐसा होता है कि भाई हम दूसरे स्टेट में जाते हैं, गुड्स परचेज करके लेके आते हैं। किसकी बात हो रही है, अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन को ये पॉइंट अप्लाई होगा। अनरजिस्टर्ड पर्सन जब ओवर द काउंटर गुड्स लेकर के आ रहा है दूसरे स्टेट से, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगी, लोकेशन एज पर द एड्रेस ऑफ द पर्सन रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, जो आपका एड्रेस रिकॉर्ड किया गया उसके हिसाब से यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स हो जाएगी। प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स, आप गुजरात से हो, आप महाराष्ट्र है, ओवर द काउंटर आपने कुछ खरीदा और आप चले गए वापस गुजरात लेकर के, तो मैंने आपका एड्रेस गुजरात लिख दिया इनवॉइस पे, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, गुजरात हो जाएगी। ठीक है, लोकेशन जो भी एड्रेस लिखूंगी, और इस केस में खाली स्टेट का नाम लिखा तो भी सफिशिएंट होगा, पूरे एड्रेस की जरूरत नहीं, खाली रिकॉर्डिंग ऑफ द नेम ऑफ द स्टेट विल बी सफिशिएंट। अब यहां पे किसकी बात हो रही है, अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन की, बेटा रजिस्टर्ड पर्सन की नहीं हो रही, रजिस्टर्ड पर्सन को ये क्लॉज नहीं अप्लाई होता है। अदर देन अनरजिस्टर्ड पर्सन जब ओवर द काउंटर लेकर के जाता है तो उसका जो एड्रेस लिखा वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, परंतु अगर उसका एड्रेस रिकॉर्ड नहीं किया तो, एड्रेस रिकॉर्ड नहीं किया तो फिर लोकेशन ऑफ सप्लायर, मैंने आपका एड्रेस रिकॉर्ड नहीं किया इनवॉइस पे, तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, लोकेशन ऑफ सप्लायर। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद में वेयर द गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट साइट, जब असेंबली इंस्टॉलेशन साइट पे हो रही है, ठीक है, यहाँ पे गुड्स का असेंबल इंस्टॉलेशन कहाँ हो रहा है, साइट पे जाकर के हो रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, जहां पे वो गुड्स इंस्टॉल हो रहे हैं, जिस साइट पे वो गुड्स इंस्टॉल हो रहे हैं। तो मैं मुंबई से हूं, यहाँ पे इंस्टॉलेशन बैंगलोर में हो रहा है, और रिसिपिएंट भले कहाँ का हो, यहाँ पे रिसिपिएंट रायपुर का हो, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, बैंगलोर होगी, बैंगलोर होगी। लोकेशन ऑफ सप्लायर मुंबई, प्लेस ऑफ सप्लाई बैंगलोर। टैक्स कौन सा लग जाएगा, आईजीएसटी, टैक्स लग जाएगा आईजीएसटी। आई होप इट इज क्लियर। तो असेंबली इंस्टॉलेशन में जहां पे असेंबली इंस्टॉलेशन हो रहा है, जहां पे असेंबली इंस्टॉलेशन हो रहा है, फिर क्या हुआ, गुड्स आप सप्लाई कर रहे हो ऑन बोर्ड ऑफ कन्वेंस लाइक वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रेन, मोटर व्हीकल, किसी में भी गुड्स यहाँ पे ऑन बोर्ड, यहाँ पे क्या किए जा रहे हैं, ऑन बोर्ड किए जा रहे हैं। सो जहां पे भी गुड्स सप्लाई किए जा रहे हैं ऑन बोर्ड, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, जहां पे गुड्स को लिया गया ऑन बोर्ड, लिया गया ऑन बोर्ड। फॉर एग्जाम्पल कहां पे जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ यहाँ पे मुंबई टू दिल्ली फ्लाइट मैंने ली, मैंने चार्जर परचेज किया फ्लाइट में, तो अभी उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा,
उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो अब मैं नीचे तो देखूंगी नहीं, अच्छा जयपुर पास हो रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई वैसा नहीं नहीं नहीं। आपका गुड्स जहां पे बोर्ड पे लिया, आपका गुड्स कहां पे बोर्ड पे लिया? मुंबई में बोर्ड पे लिया होगा, हो सकता है फ्लाइट में, तो गुड्स को टेकन ऑन बोर्ड कहां पे किया था? मुंबई में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। सो यहाँ पे गुड्स का किस केस में? ऑन बोर्ड कोई भी कन्वेंस में, चाहे वेसल हो, चाहे एयरक्राफ्ट हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे मोटर व्हीकल हो, प्लेस ऑफ सप्लाई कहां होता है? जब वो गुड्स को बोर्ड पे लिया जाता है, जब वो गुड्स को बोर्ड पे लिया जाता है। तो गुड्स के केस में बड़ा सिंपल है, मूवमेंट है गुड्स का, तो जहां पे टर्मिनेट हो रहा है, उसके बाद बिल टू शिप टू सिनेरियो में प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन, नो मूवमेंट ऑफ द गुड्स, तो जहां पे लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ओवर द काउंटर वाले गुड्स है अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिए तो जो उसका एड्रेस है, एड्रेस नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। यहाँ असेंबली इंस्टॉलेशन का केस है, तो उस केस में क्या होगा? यहाँ पे जहां पे गुड्स को असेंबल या इंस्टॉल कर रहे हैं वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजन पड़ रहे हैं। और यहाँ गुड्स ऑन बोर्ड ले रहे हैं, उस केस में जहां पे गुड्स को बोर्ड पे लिया, ऑन बोर्ड कन्वेंस ले रहे हैं, तो जहां पे उसको गुड्स को बोर्ड पे लिया वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। ये किसका हो रहा है? अदर देन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वाले, डोमेस्टिक सप्लाई वाले गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में क्या होगा? बहुत ही सिंपल है, सेक्शन 11 बताता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में सेक्शन 11 बताता है, ठीक है। इंपोर्ट के केस में लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, प्लेस ऑफ सप्लाई, खत्म बात। लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, प्लेस ऑफ सप्लाई, खत्म हो गई बात। और एक्सपोर्ट के केस में लोकेशन आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। आपने एक्सपोर्ट किया तो लोकेशन आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। इंपोर्ट के केस में लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, प्लेस ऑफ सप्लाई, एक्सपोर्ट के केस में लोकेशन आउटसाइड इंडिया, यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई। गुड्स की बात हो रही है, गुड्स की बात हो रही है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में हमेशा ट्रांजैक्शन इज ट्रीटेड एज इंटरेस्टेड, ट्रांजैक्शन इज ट्रीटेड एज इंटरेस्टेड। और एक्सपोर्ट के केस में या इंपोर्ट के केस में टैक्स कौन सा लगता है? टैक्स बेटा लगता है सिर्फ IGST, CGST प्लस SGST कभी भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको हमेशा इंटरस्टेट ट्रीट किया गया है। तो ये क्या है? सेक्शन 10-11 किसकी बात करता है? गुड्स की बात करता है, गुड्स की। अब आगे सर्विसेज की बात करेंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे, सेक्शन 10 देखा, सेक्शन 11 देखा, अब सेक्शन नंबर 12, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड रिसिपिएंट इन इंडिया। लोकेशन ऑफ सप्लायर LOS प्लस LOR, सप्लायर और रिसिपिएंट। आप मुझसे कुछ चीज खरीद रहे हो, आप भी इंडिया में, मैं भी इंडिया में, दोनों इंडिया इंडिया, तो उस केस में कौन सा सेक्शन लगेगा? सेक्शन 12 लगेगा, सेक्शन 12 लगेगा। अगर हम दोनों में से एक इंडिया में है और एक इंडिया के बाहर है तो उस केस में सेक्शन 13 के प्रोविजन लगते हैं, सेक्शन 13 के प्रोविजन लगते हैं। ये गुड्स पढ़ लिया, हाँ, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्लियर है, गुड्स का खत्म हो गया। अभी क्या पढ़ रहे हैं हम? सर्विस का। सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई जब सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों इंडिया में, दोनों इंडिया में, तो सेक्शन कौन सा लगता है? 12। अब प्लेस ऑफ सप्लाई के चैप्टर में सबसे टफ सेक्शन अगर देखा जाए तो यही है, सबसे टफ सेक्शन यही है, 12। थोड़ा सा याद रखना डिफिकल्ट है, यहाँ पे टैबुलर फॉर्म में लिया है, बट बेटा इतना तो मिनिमम पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ पे जो ये 2 पेजेस में दिया हुआ है, इतना तो पढ़ना पड़ेगा, इसके बिना तो नहीं हो पाएगा, इतना तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें एक मेमोरी टेक्निक है, वो हम देखते हैं, पहले प्रोविजन पढ़ते हैं, लास्ट में इसकी मेमोरी टेक्निक देखेंगे। So in respect of these 12 category of services, the place of supply is determined with reference to proxy. Rest of services are governed by default provision. अब सेक्शन 12 में भी और 13 में भी एक चीज बताइए गवर्नमेंट ने बोला एक काम करो कि कुछ स्पेसिफाई कर दी उन्होंने सर्विस की, भाई ट्रेनिंग सर्विस है, इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली है, जो भी सर्विसेज उसमें स्पेसिफाई करी, इनका प्लेस ऑफ सप्लाई स्पेसिफिकली इसके हिसाब से देखा जाएगा। इसके अलावा जो भी सर्विस है, CA की सर्विस, CS की सर्विस, जिसकी भी सर्विस है, जो भी सर्विस है, उसके लिए डिफॉल्ट रूल है, उसके लिए डिफॉल्ट रूल है, वो डिफॉल्ट रूल के हिसाब से चलेंगे। बाकी 12 केसेस में, बाकी यहां पे जैसे सेक्शन 12 में 12 केसेस में हमारे हिसाब से चलो, हम जो बता रहे हैं वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी लेना है तो उस केस में आपको क्या लेना है? उस केस में बेटा आपको सीधे सीधे डिफॉल्ट रूल लेना है। उस केस में डिफॉल्ट रूल यहाँ पे दिया हुआ है नीचे, वो लेना है आपको। सबसे पहले डिफॉल्ट रूल देख लेते हैं। डिफॉल्ट रूल क्या है? मतलब जो कि सारी सर्विस में अप्लाई होगा, एग्जाम में ये काम आएगा, जो कि सारी सर्विस में अप्लाई होगा एक्सेप्ट स्पेसिफाइड सर्विसेज, एक्सेप्ट स्पेसिफाइड सर्विसेज। नाउ व्हाट इज द डिफॉल्ट रूल? For rest of the services other than specified above, the default provision has been prescribed, which provides for B2B सप्लाई है। अगर मतलब मैं भी GST में रजिस्टर्ड हूं, आप भी, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, तो B2B सप्लाई है, मैं भी रजिस्टर्ड, आप भी रजिस्टर्ड, तो प्लेस ऑफ सप्लाई गवर्नमेंट का सीधा है लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन। आपका लोकेशन ले लेंगे वो, उनको टेंशन ही नहीं है, उनको टेंशन ही नहीं। क्यों? उनको आपको क्रेडिट देना है। B2B केस में, B2B केस में उनको आपको क्रेडिट देना है, कोई दिक्कत नहीं, आप क्रेडिट लो ना, आप तो टैक्स पे कर ही रहे हो। तो आपका प्लेस जो हो जाएगा, रिसिपिएंट का प्लेस, वो हो जाएगा लोकेशन ऑफ सच रिसिपिएंट पर्सन। बट इन केस ऑफ B2C के केस में थोड़ा सा दिक्कत है। B2C में उन्होंने बोला कि वेयर द एड्रेस ऑन रिकॉर्ड एग्जिस्ट, अगर एड्रेस है आपके पास, मैं आपको सर्विस दे रही हूँ, मेरे पास आपका एड्रेस है, मैं आपको CA की कंसल्टेंसी सर्विस दे रही हूँ, मेरे पास आपका एड्रेस है,
तो कोई दिक्कत नहीं, प्लेस ऑफ सप्लाई आपकी प्लेस हो जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई आपकी प्लेस हो जाएगी, बट मेरे पास आपका एड्रेस ही नहीं है, मेरे पास आपका एड्रेस ही नहीं, मैंने आपको ऐसी सर्विस दे दी, तो फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस जो है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। ठीक है, ये हो गया डिफॉल्ट रूल। अब देखते हैं बेसिक रूल क्या क्या है यहाँ पे। अब जो बाकी 12 सर्विसेज है एक के बाद एक पढ़ते हैं। फर्स्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड इंक्लूडिंग अकोमोडेशन इन होटल, बोट, वेसल। इसमें इन्होंने क्या बोला, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लोकेशन एट विच द इमूवेबल प्रॉपर्टी और बोट और वेसल इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे बोला कि भाई जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेट हो रही है, जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेट हो रही है, जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी बनने वाली है या बन चुकी है, वही जगह प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। सप्लायर कहां का है मतलब नहीं, रिसिपिएंट कहां का है मतलब नहीं। अभी सप्लायर, और सबसे पहले सेक्शन 12 कब लगता है, जब सप्लायर रिसिपिएंट दोनों इंडिया में। उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। सेकेंड, इफ प्रॉपर्टी इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। अब सेक्शन 12 कब लगता है, सप्लायर रेसिपिएंट दोनों इंडिया में, प्रॉपर्टी बाहर पे, सेक्शन 12 लग गया। तो लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, रेसिपिएंट का लोकेशन, जहां भी रेसिपिएंट है इंडिया में उसको बोलेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है, उसको प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं ट्रीट करना चाहती गवर्नमेंट, तो उस केस में क्या होगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट हो जाएगा। अब देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी का यहाँ सेक्शन 12 के ये प्रोविजन है, सेक्शन 13 के देखते हैं, उसके एग्जांपल्स देखते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी हम यहाँ पे फिनिश करते हैं, उसके बाद एक एक देखते जाएंगे। ठीक है, या एक काम करते हैं, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं, सेक्शन 13 जब देखेंगे उसके बाद में वो कंपैरिजन कर लेंगे, अभी अननेसेसरी कंफ्यूजन होगा। तो इसके एग्जांपल्स भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के बाद में देखते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या बात हुई हमारी, इमूवेबल प्रॉपर्टी में जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूं, मैंने कुछ कंसल्टेंसी दी, मैं एक आर्किटेक्ट हूं फॉर एग्जाम्पल, मैंने इमूवेबल प्रॉपर्टी का पूरा डिजाइन ये वो बनाया, इमूवेबल प्रॉपर्टी मुंबई में, मैं आर्किटेक्ट हूं, मैं नागपुर में हूं, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या हुआ, मैं सर्विसेज सप्लाई कर रही हूं, मैं आर्किटेक्ट हूं, लोकेशन ऑफ सप्लायर हो गया नागपुर, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी कहां है, मुंबई में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा मुंबई में। अभी क्योंकि ये दोनों सेम स्टेट में, तो टैक्स क्या लग जाएगा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। अगर मैं आर्किटेक्ट हूं, मैं सूरत में रहती, तो लोकेशन ऑफ सप्लाई सूरत, प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई, जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी, बाकी कोई मतलब नहीं, जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर इंडिया के बाहर है तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया के बाहर फिक्स हो जाएगा। इसके एग्जांपल हम बाद में देखते हैं। इफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी और बोट वेसल इज लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट, तो हर स्टेट को प्रोपोर्शन में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज देख लिया हमने सेक्शन 12 की। नेक्स्ट है फोन बफरिंग केसेस, PHBFR, ये अपनी मेमोरी टेक्निक है, PHBFR फोन बफरिंग केसेस। P स्टैंड्स फॉर पर्सनल ग्रूमिंग, H स्टैंड्स फॉर हेल्थ सर्विसेज, B स्टैंड्स फॉर ब्यूटी ट्रीटमेंट, F स्टैंड्स फॉर फिटनेस, R स्टैंड्स फॉर रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विसेज। मतलब ये परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस है, जहां पे मुझे चाहिए भाई पर्सनल ग्रूमिंग करने के लिए, हेल्थ सर्विस, ब्यूटी ट्रीटमेंट करने के लिए मुझे पर्सनली वो इंसान चाहिए, फिटनेस की सर्विसेज हुई, जिम से रिलेटेड होगी, रेस्टोरेंट कैटरिंग सर्विसेज, मुझे वो चाहिए। फोन बफरिंग केसेस, PHBFR परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज है। इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां पे वो सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म हुई, ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए आप गए, जहां पे वो सर्विस परफॉर्म हुई, आपने बाल कटवाने के लिए गया, हेयर कट सर्विसेज ली, जहां पे एक्चुअल हेयर कट हुआ, वो आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपका हेयर स्टाइलिस्ट आया गोवा से, आपकी वेडिंग है, वो आप कर रहे हो कहीं केरला में, तो उसने आपकी हेयर कटिंग और वेडिंग से रिलेटेड सारी प्रिपरेशंस आपको तैयार व्यार किया, कहाँ, केरला में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा बेटा, केरला हो जाएगा। आपका जो सप्लायर था, हेयर स्टाइलिस्ट था, वो ब्यूटिशियन थी, वो कहां से आई थी, गोवा से, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर गोवा, प्लेस ऑफ सप्लाई केरला, टैक्स कौन सा लगेगा, IGST। तो इन केसेस में, PHBFR केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां सर्विसेज परफॉर्म हुई। ठीक है, देन ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो क्या है, अगर ट्रेनिंग, मैं आपको ट्रेनिंग दे रही हूँ, मैं फॉर एग्जांपल कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट का ग्रुप है, मैं उनको ट्रेनिंग देती हूँ, तो जनरली जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ट्रेनिंग देती हूँ तो वो B2B होता है, क्यों, मैं भी GST में रजिस्टर्ड, वो भी GST में रजिस्टर्ड। उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, उनका जो भी प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, कोई चेन्नई से आ रहा है ट्रेनिंग के लिए, कोई अहमदाबाद से आ रहा है, जब ट्रेनिंग्स होती है अलग अलग पार्ट ऑफ इंडिया से लोग आते हैं, वहां पे मैं ट्रेनिंग कंडक्ट करती हूँ, तो उस केस में मुझे B2B सप्लाई होता है, तो मुझे उनका लोकेशन जो होता है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होती है।
क्यों गवर्नमेंट ने ऐसा किया? ताकि उनको क्रेडिट मिल सके, ताकि उनको क्रेडिट मिल सके। तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, तो जो चेन्नई से आ रहा है तो मैं उसका प्लेस ऑफ सप्लाई चेन्नई डालूंगी। लोकेशन ऑफ सप्लाई मुंबई हो गया, टैक्स कौन सा लगेगा? आईजीएसटी में। जो मुंबई से आ रहा है मैं उसको सीजीएसटी एसजीएसटी लगाऊंगी, उसको कोई टेंशन नहीं, उसको क्रेडिट मिल जाएगा। B2B के केस में, पर अगर मैं आप लोगों को सर्विस दे रही हूँ, B2C स्टूडेंट्स आ रहे हैं, स्टूडेंट्स की क्लास चल रही है, तो उस केस में गवर्नमेंट को कुछ नहीं, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड, जहां सर्विसेज परफॉर्म हो रही है। तो अगर मैं भी मुंबई में हूँ, स्टूडेंट्स भी मुंबई के हैं, जहां पे सर्विस भी मुंबई में परफॉर्म हो रही है, तो सर्विस जहां परफॉर्म हो रही है वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो गई। मैं जहां मुंबई की हूँ, लोकेशन ऑफ सप्लायर हो गया। टैक्स कौन सा लगेगा? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी इन केस ऑफ व्हाट? ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस सर्विसेज। आपको क्या देखना है? ये सर्विसेज B2B है या B2C है, B2B है या B2C है, ठीक है। देन एडमिशन के केस में, एडमिशन टू अ इवेंट, जहां पे इवेंट हो रहा है, प्लेस वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड और द पार्क और अदर प्लेसेस लोकेटेड, या जहां पे पार्क या अदर प्लेस लोकेटेड है वो। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट इंक्लूडिंग एंसिलरी सर्विसेज और साइनिंग ऑफ स्पॉन्सरशिप टू सच इवेंट। अब इसमें भी देखना है आपको B2B है या B2C है। अभी आप देखोगे ना तो यहाँ पे देखो, मैंने एक वर्ड है उसको मैंने ग्रीन कलर से किया है और उसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा है, वो आपके कुछ नहीं है, वो मेमोरी टेक्निक का वर्ड है, T3OI BP केसेस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय T3OI BP केसेस? जो T3OI BP केसेस में आते हैं उनको याद रखने का शॉर्टकट ये है, T3 का फर्स्ट T था हमारा ये ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस सर्विसेज। उन सब केस में याद करने का ये है कि अगर T3OI BP केसेस वाले जो केसेस है, अगर वो आपने रजिस्टर्ड पर्सन को दिए हो, रजिस्टर्ड पर्सन को दिए हो, रिसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड रिसिपिएंट है वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, और B2C में सब में डिफरेंट होगा, बट सारे केसेस में B2B में सेम है T3OI BP केसेस में। तो फर्स्ट T हमने देखा यहाँ पे ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस में B2B को दे रहे हो तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। अब यहाँ पे T3 सेकेंड T जो है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का हम देखेंगे इंक्लूडिंग कुरियर, उसमें भी B2B को दे रहे हो तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, B2C को दे रहे हो तो वो सब में अलग रहेगा, पर हर केस में सिमिलर है T3OI BP केसेस में। याद रखने के लिए कि भाई T3OI BP केसेस में मतलब कि अगर मैंने ये सर्विसेज रजिस्टर्ड पर्सन को दी तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन ही प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा, और 99% एग्जाम में ये चीज आपको B2B से पूछी जानी चाहिए, ठीक है। अब ये हमने कहां तक देख लिया था। एडमिशन के केस में क्या आएगा? एडमिशन के केस में वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, जहां पे इवेंट एक्चुअली हेल्ड हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट के केस में क्या है? B2B रहा तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, T3OI BP केसेस में आता है ये O, T3OI BP केसेस। तो ऑर्गेनाइजेशन B2B को कर रहे हो तो सच रजिस्टर्ड पर्सन, B2C को कर रहे हो तो जहां पे इवेंट हो रहा है, जहां पे इवेंट हो रहा है, बट अगर इवेंट इंडिया के बाहर हो रहा है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। यहाँ पे देखो 2 बार हो गया ये, अगर इवेंट इंडिया के बाहर है या बिल्डिंग इंडिया के बाहर हो रही है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट को प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स किया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि इंडिया के बाहर प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स हुई, वो एक्सपोर्ट होने के चांसेस हो गए तो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं भी मिल सकता है, बट सप्लाई रेसिपिएंट दोनों इंडिया के हैं तो फिर तो गवर्नमेंट लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट को ही प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स करेगी। बहुत इन डेप्थ था, जिसको नहीं समझा इग्नोर करना। इफ द इवेंट इज हेल्ड इन मोर देन वन स्टेट तो हर एक स्टेट में प्रोपोर्शन में जाएगा। देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस में क्या होगा? इंक्लूडिंग मेल्स एंड कुरियर, B2B केसेस है तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, B2C केसेस है तो उस केस में जहां पे आप गुड्स हैंड ओवर कर रहे हो, जहां पे आप गुड्स क्या कर रहे हो बेटा? हैंड ओवर कर रहे हो फॉर ट्रांसपोर्टेशन, हैंड ओवर फॉर ट्रांसपोर्टेशन, वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। देन पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के केस में क्या होगा? B2B है तो अब ये देखो फिर से T3OI BP केसेस, B2B है तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, B2C है तो जहां पे पैसेंजर चढ़ा, एम्बार्क्ड ऑन अ कन्वेंस फॉर अ कंटिन्यूअस जर्नी, जहां पे पैसेंजर चढ़ा। फॉर एग्जांपल मैं मुंबई से लेके पुणे जा रही हूँ बस से, तो बस से पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की सर्विस है, हाँ जी, तो मुंबई टू पुणे है, मैं मुंबई में एम्बार्क हुई तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी बेटा? मुंबई हो जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई हो जाएगी। सर्विसेज ऑन बोर्ड ऑफ अ कन्वेंस, ऑन बोर्ड कन्वेंस में आपको सर्विस मिल रही है, आपको रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विस, आपको फूड वूड सर्व किया जा रहा है, दैट इज अ सर्विस। हाँ, रेस्टोरेंट एंड केटरिंग को शेड्यूल 2 ने सर्विस बोला था, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी बेटा? लोकेशन ऑफ फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ द कन्वेंस, जहां फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर होगा वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग बेटा बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग। तो बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग है तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा बेटा? उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस इन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर। जो सप्लायर है उसके रिकॉर्ड्स में रिसिपिएंट कि जो भी एड्रेस होगी, जो भी रिसिपिएंट का जो भी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट होगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। आपका अकाउंट बैंक में तो आपका जो भी एड्रेस, जो भी लोकेशन होगा बैंक के पास, वो लोकेशन ऑफ
वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर सर्विस, इफ द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस इज नॉट अवेलेबल, बट बैंक के पास आपका एड्रेस नहीं है, तो क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस हो जाएगा। अब आप पूछोगे मैम बैंक के पास अकाउंट नहीं हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है। किस केस में पॉसिबल है? अगर फॉर एग्जांपल आप किसी दूसरे बैंक के हो, आप कोई भी दूसरे बैंक से बैंक का विड्रॉल कर रहे हो, बैंक आप पे चार्जेस लगा रहा है, वो तो सर्विस हो जाता है सर्विस की डेफिनेशन के हिसाब से। तो अब उसमें जीएसटी लगाना है तो प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेगा। तो इस केस में जब आपका बैंक में अकाउंट नहीं है उस केसेस में। देन इंश्योरेंस सर्विस भी T3OI BP केसेस में आता है। तो अगर रजिस्टर्ड पर्सन को देते हैं तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, बट अगर रजिस्टर्ड को नहीं दे रहे हो, B2C दे रहे हो, तो भी इंश्योरेंस के केस में बेटा लॉजिकल है कि इंश्योरेंस कंपनी के पास आपका एड्रेस रहेगा और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। देन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज अगर गवर्नमेंट को दे रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यहां पे जो भी गवर्नमेंट आती है उसको, और अगर कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइंड है तो हर एक स्टेट, फॉर एग्जांपल 4-5 स्टेट्स का मिला के एक एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट को दिया है, तो उस केस में ईच ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरी वेयर द एडवर्टाइजमेंट इज ब्रॉडकास्टेड डिस्प्लेड रन प्रोपोर्शनेट वैल्यू इन केस ऑफ मल्टीपल स्टेट। बट अगर ये क्या होगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से है तो, अगर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नहीं है तो फिर इसका रूल 3 ऑफ IGST रूल्स है और हर एक केस में अलग अलग वहां दिया हुआ है, उसके हिसाब से आपको प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन की करनी पड़ती है। उतना डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे। देन कम्स द टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। टेलीकम्युनिकेशन सर्विस के केस में क्या है, हम ये एक चार्ट से देखेंगे। अगर आपकी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस है, डेटा ट्रांसफर सर्विस है, फिक्स टेलीकम्युनिकेशन लाइन, लीज सर्किट लाइन से दे रहे हो आप, तो लोकेशन ऑफ सच इंस्टॉलेशन, जहां भी आप कर रहे हो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, फिक्स लीज लाइंस है, इंटरनेट लीज लाइंस है, सर्किट केबल, डिश एंटीना है, इन सब केस में लोकेशन ऑफ सच इंस्टॉलेशन, जहां इंस्टॉलेशन हो रहा है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। अब अगर आपकी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस जो है वो क्या है, पोस्टपेड है, तो उस केस में चलो हम इसी चार्ट से पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हमने पढ़ा सर्विस इन्वॉल्विंग फिक्स्ड लाइन, लीज्ड एंड इंटरनेट सर्किट, जो डिश एंटीना, लोकेशन ऑफ सच फिक्स्ड इंस्टॉलेशन, ये हो गया फर्स्ट इंस्टॉलेशन वाला। सेकंड पोस्टपेड मोबाइल है, इंटरनेट सर्विस, तो लोकेशन ऑफ बिलिंग एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट इफ द सेम इज नॉट अवेलेबल, लोकेशन ऑफ सप्लायर, वो नहीं होगा। पोस्टपेड के केस में आपका बिलिंग एड्रेस जनरली रहेगा, तो जो भी आपका बिलिंग एड्रेस रहेगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। प्रीपेड के केस में थोड़ी डिफरेंस है चीजें। अगर प्रीपेड वाउचर है, उस केस में अगर आप वाउचर, आपको याद हो तो आप कुछ वो सेलिंग एजेंट्स वगैरह होते हैं उससे भी खरीदते हैं वाउचर। सो अगर आपने वो रीसेलर से, एजेंट से, डिस्ट्रीब्यूटर से लिया है, तो वो जो रीसेलर का जो एड्रेस है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, बट अगर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ने डायरेक्टली फाइनल सब्सक्राइबर को दिया है, तो लोकेशन वेयर द पेमेंट इज ऑफ द वाउचर रिसीव्ड इज सोल्ड, जहां पे भी वाउचर का पैसा मिल रहा है वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। सो इन केस ऑफ प्रीपेड थ्रू रीसेलिंग एजेंट है तो एड्रेस ऑफ सच रीसेलर एंड बाय एनी अदर पर्सन टू फाइनल सब्सक्राइबर है, तो जहां पे पैसा मिल रहा है, जहां पे पैसा ई-कॉम के थ्रू मिल रहा है, मतलब कि आपने वोडाफोन की वेबसाइट पे जाके वहीं पे उनका पेमेंट वाउचर खरीद लिया, उस केस में क्या होगा, उस केस में लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर, रिसिपिएंट का जो भी लोकेशन होगा वो हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। एंड इन ऑल अदर केसेस, जो भी रेसिडरी केसेस बच जाएंगे, एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट जो भी रहेगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, तो इसमें मेजरली आपको 3 चीजें याद रखनी है। फिक्स लाइन वगैरह है तो जहां पे इंस्टॉलेशन हो रहा है, पोस्टपेड है तो जो बिलिंग एड्रेस अगर नहीं है तो फिर लोकेशन ऑफ सप्लाई। देन प्रीपेड है तो प्रीपेड भी रीसेलर के थ्रू बेच रहे हो तो क्या होगा, रीसेलर का एड्रेस, रीसेलर के थ्रू नहीं है, डायरेक्ट फाइनल सब्सक्राइबर को जा रहा है, तो क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां पे भी पैसा मिल रहा है। ई-कॉम के थ्रू मिल रहा है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, रेसिडरी ऑल अदर केसेस लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। टेलीकम्युनिकेशन सर्विस बेटा यहाँ पे खत्म, ठीक है। इफ द लीज सर्किट इंस्टॉल इन मोर देन 1 स्टेट, तो प्रपोर्शन ऑफ वैल्यू ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड इन ईच सच स्टेट जो होगा वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अब इसको याद कैसे रखना है, अब याद ऐसे रखना है बेटा, T3OI BP केसेस। अच्छा हमने यहाँ पे एक तो मिस किया, मेरे को ऐसा लगता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स पढ़ा ना, ठीक है। T3OI BP केसेस मतलब T3 में 3 है, सबसे पहले ट्रेनिंग सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, ये तीनों में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ट्रेनिंग वाले केस में अगर B2B है तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, फिर देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में B2B है तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, देन पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में रजिस्टर्ड पर्सन तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, B2B में ये हो गया, T3 हो गया। अब O इज व्हाट, ऑर्गेनाइजेशन में O ऑर्गेनाइजेशन है तो B2B है तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन। I इज व्हाट, I इज बेटा इंश्योरेंस सर्विसेज, लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन। BP केसेस B इज व्हाट,
यहाँ पे आपका बी इज बैंकिंग सर्विसेज, लोकेशन ऑफ सच पर्सन, एंड देन कम्स योर लास्ट यहाँ पे ठीक है। ये हमने क्या किया, T3OI जो भी बीपी केसेस हैं आपके, अब मैंने यहाँ पे बी से समराइज किया है। ये देखो T3OI बीपी केसेस, मतलब यहाँ हो गया ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स, इंश्योरेंस सर्विस, बैंकिंग सर्विस, एंड बीपी इज पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन। ये सारे केसेस जो है वो बेटा क्या है, सेक्शन 12 के T3OI बीपी केसेस। इन सारे केसेस में अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो, रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो तो क्या होगा, लोकेशन ऑफ सच पर्सन होगा, लोकेशन ऑफ सच पर्सन होगा। और अगर आप अनरजिस्टर्ड को दे रहे हो, अनरजिस्टर्ड को दे रहे हो, ट्रेनिंग सर्विस अगर मैं अनरजिस्टर्ड को दे रही हूँ तो जहां पे ट्रेनिंग हो रही है। देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर अगर मैं अनरजिस्टर्ड को दे रही हूँ तो जहां पे पैसेंजर एम्बार्क हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अगर मैं अनरजिस्टर्ड को दे रही हूँ तो जहां मैंने गुड्स हैंड ओवर करे वो जगह। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट में जहां इवेंट ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। इंश्योरेंस सर्विस में तो रिसिपिएंट का ही लोकेशन है। देन बैंकिंग सर्विसेज हमने देखी, बैंकिंग सर्विस में लोकेशन ऑफ सप्लायर हो जाएगा अगर अदर केसेस में, और बिलिंग पोस्टपेड में भी लोकेशन ऑफ सप्लायर हो जाएगा। तो अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन को देते हैं तो हमेशा लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, बट अगर अनरजिस्टर्ड को देते हैं तो केस टू केस चेंज होते जाएगा। ट्रेनिंग के केस में जहां ट्रेनिंग हो रही, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के केस में जहां एम्बार्क हो रहा है, एंड सो ऑन। तो इन केस में आपको क्या याद रखना, T3OI बीपी केसेस में इसमें बहुत क्लियर फंडा है। अगर रजिस्टर्ड को दे रही है तो प्लेस ऑफ सप्लाई बेटा क्या होगा, प्लेस ऑफ लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड रिसिपिएंट, प्लेस ऑफ लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड रिसिपिएंट आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। और अगर ये सर्विसेज अनरजिस्टर्ड को दे रही है तो केस टू केस में देखना पड़ेगा। ट्रेनिंग के केस में प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशन के केस में जहां इवेंट एक्चुअली हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस में जहां आपने हैंडओवर किया, पैसेंजर के केस में जहां वो एम्बार्क कर रहा है, इंश्योरेंस सर्विस के केस में जो भी रिसिपिएंट का लोकेशन है। तो T3OI बीपी केसेस में ऐसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पे सेक्शन 12 कंप्लीट। आपको याद क्या रखना है, T3OI बीपी केसेस। T3OI बीपी केसेस में रजिस्टर्ड को दोगे तो रजिस्टर्ड, अगर अनरजिस्टर्ड को दे रहे हो तो उस केस में बेटा क्या होगा, उस केस में केस टू केस डिफर करेगा। उसके अलावा कुछ सर्विसेज है जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी बेस्ड फर्स्ट, देन फोन बफरिंग केसेस, देन एडमिशन, ऑनबोर्ड कन्वेंस एंड एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज। ये 5 सर्विसेज और बचती है जिसके स्पेसिफिक इवेंट्स फिक्स किए हुए। इसके अलावा जो भी आपके बचते हैं उस केस में आपका क्या रहेगा, उसमें डिफॉल्ट रूल लगेगा। डिफॉल्ट रूल क्या है, B2B दे रहे हो तो रजिस्टर्ड का लोकेशन, B2C दे रहे हो तो एड्रेस है तो उसका लोकेशन, एड्रेस नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ सप्लायर। तो यहां पे आपकी मेमोरी टेक्निक होगी T3OI बीपी केसेस ये। इसके अलावा आपका बचता है इमूवेबल प्रॉपर्टी बेस्ड, फोन बफरिंग केसेस, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज, ऑनबोर्ड सर्विसेज एंड एडमिशन सर्विसेज। इनके अलावा ये सर्विसेज बचती है जिसमें स्पेसिफिक रूल्स दिए हुए हैं। इसके अलावा बाकी सारी सर्विसेज में आपको क्या रूल लगाना है, आपको जनरल रूल लगाना है। ठीक है, ये बेटा हो गया हमारा सेक्शन 12 कंप्लीट एंड सेक्शन 13 अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन 13 क्या बोलता है, LOR लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट या लोकेशन ऑफ सप्लायर आउटसाइड इंडिया, दोनों में से एक आउटसाइड इंडिया है, या सप्लायर या रिसिपिएंट, तो प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करोगे सेक्शन 13 के हिसाब से। दोनों इंडिया में है तो फिर सेक्शन 12 के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करोगे। सो इधर लोकेशन ऑफ सप्लायर और रिसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया तो प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे किसके हिसाब से, सेक्शन 13 के हिसाब से। अब इसमें भी सारे स्पेसिफिक रूल्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये स्पेसिफिक सर्विसेज के लिए स्पेसिफिक रूल्स दिए हुए हैं, परंतु अगर यहाँ पे डिफॉल्ट रूल भी है, जब अगर आपके यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक रूल में नहीं आते हो तो आप किस में आओगे, फिर डिफॉल्ट रूल में आओगे। ठीक है, कोई स्पेसिफिक सर्विस नहीं है आपकी तो आप डिफॉल्ट में होगे। डिफॉल्ट कहां दिया हुआ है, सेक्शन 13(2) में दिया हुआ है। क्या बोलता है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट रहेगा। बड़ी सिंपल सी बात बोलता है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट रहेगा। बट अगर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट नहीं है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में तो लोकेशन ऑफ सप्लायर रहेगा, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर रहेगा। बड़ा सिंपल है। डिफॉल्ट रूल क्या बोल रहा है, POS इज LOR नहीं है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, LOS, खत्म बात। इसके बाद में अब यहाँ पे क्या है ये भाई, इसके बाद में मैम यहाँ पे जो है ये स्पेसिफिक एक है, देखते हैं हम स्पेसिफिक क्या बोलते हैं। स्पेसिफिक सर्विसेज के लिए क्या प्लेस ऑफ सप्लाई वो देखते हैं। इसके लिए मेमोरी टेक्निक क्या है, PBEIT-O2, इसके लिए स्पेसिफिक रूल है, पढ़ा ही होगा आपने PBEIT।
O2 केसेस, ठीक है। इस पे I पे भी 2 की पावर है, T पे भी 2 की पावर है, O पे भी 2 की पावर है। सो PBEIT O2 केसेस, PBEIT O2 केसेस, इनके केस में स्पेसिफिक रूल्स हैं, बाकी सारे केस में क्या है, यहाँ पे आपको डिफॉल्ट रूल लगाना है। इनके केस में स्पेसिफिक रूल है। देखेंगे क्या क्या है। सबसे पहले अगर मेरे को गुड्स को फिजिकली अवेलेबल कराना पड़ रहा है, गुड्स को फिजिकली अवेलेबल कराना पड़ रहा है ये सर्विस सप्लाई करने के लिए, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, लोकेशन जहां पे ये सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म हो रही है, लोकेशन जहां पे ये सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म हो रही है। कब की बात हो रही है, जब मुझे गुड्स को फिजिकली अवेलेबल कराना पड़ रहा है, गुड्स को फिजिकली अवेलेबल कराना पड़ रहा है, उसके इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, लोकेशन जहां पे ये सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म हो रही है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं क्या करी, मैं इंडिया के बाहर से गुड्स आए मेरे इंडिया में, और वो गुड्स पे क्या कर रही हूँ मैं, यहाँ पे कुछ सर्विसेज परफॉर्म कर रही हूँ, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, इंडिया हो जाएगी, जहां पे ये सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म हो रही है, जहां पे सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म हो रही है। सेकेंड बात, जहां पे अगर आपने सर्विसेज सप्लाई की गुड्स पे, कहां से, रिमोट लोकेशन से, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से, रिमोट लोकेशन से, यहां से बैठ के एनी डेस्क से मैं सर्विस सप्लाई कर रही हूँ, एनी डेस्क से सर्विस सप्लाई कर रही हूँ, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, जहां पे गुड्स सिचुएटेड है, जहां पे गुड्स सिचुएटेड है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बैठ के ऑनलाइन यहाँ पे दे रही हूँ कोई सर्विसेज, ठीक है, गुड्स पे, तो फिर उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक मीन से जब हम देते हैं यहाँ पे सर्विस रिमोट लोकेशन से, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होंगे, जहां पे गुड्स है, जहां पे गुड्स है। अबव प्रोविजन नॉट एप्लीकेबल, अगर गुड्स को आप टेम्परेरी इंपोर्ट करके लेके आ रहे हो इंडिया में रिपेयर के लिए, कोई दूसरे ट्रीटमेंट के लिए, और एक्सपोर्ट कर दिया आपने विदाउट बीइंग यूज, विदाउट यूज, आपके क्या हुए, आपने गुड्स यहाँ पे इंपोर्ट करे, रिपेयर कुछ यहाँ पे किया, और क्या किया, गुड्स को वापस से एक्सपोर्ट कर दिया विदाउट यूज, तो फिर इस केस में अबव प्रोविजन नहीं लगेगा। अबव प्रोविजन नहीं लगेंगे मतलब क्या लगेगा, डिफॉल्ट रूल लगेगा, डिफॉल्ट रूल लगेगा। डिफॉल्ट रूल क्या है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया था, पहले एक्सपोर्ट किया था, अभी कुछ गड़बड़ आ गई, तो आपके वहां के बाहर वाले इंपोर्टर ने बोला भाई मैं गुड्स क्या कर रहा हूँ, जर्मनी में मैं बैठा हूँ, आपके गुड्स भेज रहा हूँ, ठीक करके वापस भेजो। आपने बोला बिल्कुल भेज दो, रिपेयर्स करता हूँ। आपने बढ़िया रिपेयरिंग करी और क्या करे, गुड्स वापस से भेज दिए, यूज नहीं किया आपने, गुड्स वापस भेज दिया, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे बोल रहा है कि भाई आपने अगर विदाउट यूज गुड्स भेज दिया है तो डिफॉल्ट रूल से आएगी, मतलब कि क्या आ जाएगी, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ही आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट जो है वो आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी, और इस केस में क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट रूल लग गया, डिफॉल्ट रूल लगे। अब प्लेस ऑफ सप्लाई अगर बाहर फिक्स हो गई, तो फिर बाकी अगर यहाँ पे आपके एक्सपोर्ट को वैसे भी गवर्नमेंट क्या देना चाहती है, बेनिफिट देना चाहती है। अगर आपके बाकी के चीजें यहाँ पे क्या होती है, अगर बिल्कुल सेटिस्फाई होती है एक्सपोर्ट की डेफिनेशन के, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के, तो फिर उस केस में आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। सो यहाँ पे क्या बोला है, अगर एक्सपोर्ट, यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या फिक्स होगी। सो अगर यहाँ पे कोई गुड्स इंपोर्ट की हो इंडिया में, टेम्पररी यहाँ पे रिपेयर्स वगैरह आपने कैरी आउट किया और वापस से विदाउट यूज आपने बाहर भेज दिया है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई डिफॉल्ट रूल से लगेगी। बट अगर आपने, उन्होंने गुड्स भेजा, आपने यूज कर लिया, तो फिर भाई यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ हो जाएगा जहां पे सर्विसेज परफॉर्म हुई, मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई फिर इंडिया में फिक्स हो जाएगी, इंडिया में फिक्स हो जाएगी, तो फिर बढ़िया गवर्नमेंट टैक्स भी लगा सकती है, टैक्स भी लगा सकती है, ठीक है, ये बात हुई। इसके बाद में सर्विसेज, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, बड़ा सिंपल, अगर गुड्स को फिजिकली अवेलेबल करवा रहे हैं तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई जहां पे सर्विसेज परफॉर्म हो रही है, रिमोट लोकेशन से दे रहे इलेक्ट्रॉनिक मीन से जहां पे गुड्स है, पर ये प्रोविजंस नहीं लगते हैं, डिफॉल्ट रूल लगता है किस केस में, अगर गुड्स को इंपोर्ट किया है, रिपेयर किया है, विदाउट यूज एक्सपोर्ट कर दिया है तो। उसके बाद में गुड्स जिसमें फिजिकल प्रेजेंस चाहिए रिसिपिएंट की यहाँ पे, उस केस में, और द पर्सन एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ विद द सप्लायर, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, जहां पे ये सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म हुई। मतलब कि फॉर एग्जांपल आप कहाँ गए, आप चले गए ऑस्ट्रेलिया, आपने वहां जाके हेयर कट करवाया, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, भाई क्या आपकी प्रेजेंस रिक्वायर्ड थी, हाँ जी बिल्कुल रिक्वायर्ड थी फिजिकल प्रेजेंस, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी जहां पे वो सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म हुई। आपकी सर्विसेज कहां पे एक्चुअली परफॉर्म हुई, आपकी सर्विसेज ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म हुई, ठीक है, आप भले इंडिया के हो, प्लेस और सप्लायर कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का, प्लेस ऑफ सप्लाई के हिसाब से सर्विसेज परफॉर्म हुई ऑस्ट्रेलिया में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो गई ऑस्ट्रेलिया। एलओएस भी आपका बाहर हो गया, यहाँ पे पीओएस भी बाहर हो गया, इंडिया में टैक्स लगेगा ही नहीं, खत्म हो गई बात। इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है अगर आपकी सर्विस, यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विस है, तो फिर उस केस में प्लेस जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है या इंटेंडेड टू बी लोकेटेड है, देखेंगे एक बार। देखो सेक्शन 12 में हमने क्या देखा था, सेक्शन 12 और 13 का थोड़ा सा डिफरेंस समझो। सेक्शन 12 में हमने देखा था लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट जब इंडिया में है तो सेक्शन 12 लगता है। उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या थी, जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी रहेगी, बट वहां पे एक एक्सेप्शन क्या दिया हुआ था कि इन केस इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट होगा। अब
ठीक है। सो लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया की बात कर रहे हैं हम। अगर प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, सेक्शन 13 कब लगता है? 13 जब लगता है जब सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों में से एक इंडिया में एक इंडिया के बाहर है। ठीक है, सेक्शन 13 कब लगता है? जब सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों में से एक इंडिया में एक इंडिया से बाहर है। 13 में बहुत क्लियर है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए एक ही लाइन लिखा है, प्लेस वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड। जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अब रिसिपिएंट एक इंडिया में होगा, सप्लायर बाहर होगा, रिसिपिएंट इंडिया में होगा, दोनों में से कोई एक इंडिया में एक इंडिया के बाहर है, प्लेस ऑफ सप्लाई जहां प्रॉपर्टी है। 13 बहुत क्लियर है। 12 ने एक एक्स्ट्रा बात करी। 12 ने पहले तो बोला कि हाँ जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसके अलावा उन्होंने बोला कि बट अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो प्लेस ऑफ सप्लाई पर इंडिया में जहां पे रिसिपिएंट का लोकेशन है वही होगी। तो जी हाँ, 12 की बात करते हैं। लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड रिसिपिएंट इन इंडिया है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? जब इमूवेबल प्रॉपर्टी इज आउटसाइड इंडिया, इन केस वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज आउटसाइड इंडिया देन प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। बट इफ लोकेशन ऑफ सप्लायर और रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया, दोनों में से बेटा एक आउटसाइड इंडिया है और एक इंडिया में है, दोनों में से एक आउटसाइड इंडिया एक इंडिया में, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, थोड़े से एग्जांपल्स देखते हैं। आई एम डेफिनेटली श्योर इसमें थोड़ा बहुत आपको डाउट हो सकता है। अब यहाँ पे सचिन तेंदुलकर कहाँ पे? इंडिया में। ठीक है, एंड जस्टिन बीबर कहाँ पे? ये समझ लो यूएस में, ये यूएस में। ठीक है, अब सचिन तेंदुलकर ने उन्हें रेंट की क्या? उनकी इमूवेबल प्रॉपर्टी, पहले तो बताओ सेक्शन 12 लगेगा कि 13? मैम 13 लगेगा। 13 क्यों लगेगा बेटा? क्योंकि लोकेशन ऑफ सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों में से एक इंडिया में एक इंडिया के बाहर है, तो प्रोविजंस लगेंगे सेक्शन 13 के। 13 बहुत क्लियर है। 13 ने क्या बोला? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? जहां पे भी प्रॉपर्टी होगी। अब ये प्रॉपर्टी यूएस में होगी तो प्लेस ऑफ सप्लाई यूएस हो जाएगा। अब ये प्रॉपर्टी इंडिया में होगी तो प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया हो जाएगा। सचिन का बंगलो है, यूएस में होगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई यूएस हो जाएगा, इंडिया में होगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया हो जाएगी। ठीक है, अब सचिन का हाउस यूएस में है। ठीक है, उन्होंने क्या किया? यहाँ पे धोनी को रेंट पे दिया। सचिन इंडिया का, लोकेशन ऑफ सप्लायर इंडिया, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इंडिया, दोनों इंडिया में। प्रोविजन 13 के लगेंगे कि 12 के? पहले ये बताओ। 12 के लगेंगे मैम। 12 में क्या लिखा हुआ है? 12 में ये लिखा हुआ है कि मैम जनरली तो प्लेस ऑफ सप्लाई इमूवेबल प्रॉपर्टी में प्लेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, बट अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है तो प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट हो जाती है। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? धोनी मुंबई, सचिन भी मुंबई, तो यहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या हो जाएगा? सचिन का एड्रेस मुंबई, एलओएस क्या हो जाएगा? मुंबई, पीओएस क्या हो जाएगा? लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट मुंबई। टैक्स क्या लगेगा बेटा? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। देखो बंगलो कहाँ है? यूएस में, पर टैक्स कहाँ मिल रहा है? इंडियन गवर्नमेंट को, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी रेंटिंग सर्विस पे। प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजन ही ऐसे फिक्स किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एलओएस मुंबई, पीओएस मुंबई, दैट इज लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, और टैक्स कौन सा लगेगा बेटा? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझा होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी का डिफरेंस। अभी इतना डिस्कस कर पाएंगे हम। नेक्स्ट, एडमिशन टू और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट। क्या बात है? एडमिशन ऑर्गेनाइजेशन दोनों की बात हो रही है यहाँ पे। एडमिशन या ऑर्गेनाइजेशन इवेंट के उस केस में जहां इवेंट एक्चुअली हेल्ड हो रहा है, वो क्या हो जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। अब अगर ये सर्विसेज क्या हो रही है? एक से ज्यादा लोकेशन पे दी जा रही है, एक से ज्यादा लोकेशन में दी जा रही है, इंक्लूडिंग अ टैक्सेबल टेरिटरी। ये जो भी हमने ऊपर देखी है एक से ज्यादा लोकेशन पे हो रही है। ठीक है, चाहे इवेंट रिलेटेड हो, चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी, चाहे गुड्स वाली, इंडिविजुअल वाली, सारी केसेस में एक से ज्यादा लोकेशन पे हो रहा है, इंक्लूडिंग लोकेशन इन टैक्सेबल टेरिटरी। मतलब ये सर्विस फॉर एग्जांपल इंडिया में भी प्रोवाइड कर रहे हो, दुबई में भी, सिंगापुर में भी, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? लोकेशन, टैक्सेबल टेरिटरी जो है वो हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब इंडिया हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, गवर्नमेंट को भी क्या टैक्स लग जाएगा? पूरे पे टैक्स लग जाएगा। क्या बोल रहे हैं? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? इंडिया में हो जाएगा। इंडिया में फिक्स किया जब एक से ज्यादा लोकेशन पे ये सप्लाई किया जा रहा है। और अगर एक से ज्यादा स्टेट में हो रहे हैं, इंडिया में एक से ज्यादा स्टेट में सप्लाई कर रहे हो, तो ईच स्टेट इन सच प्रपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड इन सच स्टेट, वैल्यू ऑफ सर्विस के बेसिस पे अपोर्शन हो जाएगा हर एक स्टेट पे। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई आपका वैसे फिक्स हो जाएगा हर एक स्टेट का वैल्यू के बेसिस पे। उसके बाद में अगर हम बात करें बैंकिंग से, यहाँ पे बैंकिंग से रिलेटेड सर्विस, बैंकिंग कंपनी सर्विस दे रही है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या एनबीएफसी, किसको? अपने ही अकाउंट होल्डर्स को यार। बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, एनबीएफसी अपने ही अकाउंट होल्डर्स को सर्विस दे रही है। सो प्लेस ऑफ सप्लाई बड़ा सिंपल रख दिया, सप्लायर का लोकेशन।
सप्लायर का लोकेशन, या इंटरमीडिएटरी सर्विस की बात हो रही है तो उस केस में भी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बोल दिया यहाँ पे, सप्लायर का लोकेशन। इंटरमीडिएटरी क्या की सर्विस, बड़ी इंस्टीट्यूट की फेवरेट, देखो क्या होता है इंटरमीडिएटरी सर्विस। फॉर एग्जांपल क्या हो रहा है यहाँ पे, आप सप्लायर हो, आप कहां से हो, आप मुंबई से हो, फॉर एग्जांपल आप मुंबई से हो, ठीक है। आपका बायर कहां पे है, आपका बायर फॉर एग्जांपल यूएस में, आपका बायर यूएस में, आप कहां पे हो, मुंबई में। और यहाँ पे आपने क्या किया, इंटरमीडिएटरी, यहाँ पे जो है आपके बीच के ट्रांजैक्शन का जो इंटरमीडिएटरी है वो फॉर एग्जांपल कहाँ का है, चेन्नई के है, चेन्नई के, कहाँ का है, इंडिया का हुआ ना, चेन्नई का हो गया, इंडिया का हो गया। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बोला है, लोकेशन ऑफ, यहाँ पे सप्लायर बोला है, मतलब कि जो इंटरमीडिएटरी का लोकेशन है वो ही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा इंटरमीडिएटरी सर्विसेज में, मतलब चेन्नई। लोकेशन ऑफ सप्लायर चेन्नई, प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ, चेन्नई। तो इसमें क्या हो जाएगा, टैक्स क्या लग जाएगा भाई, यहाँ टैक्स लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा, सीजीएसटी एसजीएसटी टैक्स लग जाएगा इंडिया में। अब अगर आपका फॉर एग्जांपल आपका जो इंटरमीडिएटरी है वो यूएस का होता, अगर यूएस का ही होता आपका इंटरमीडिएटरी, तो उस केस में क्या हो जाता भाई, यहाँ पे सप्लायर आपका वो भी यूएस में हो गया, आपका जो वो सर्विस दे रहा है इंटरमीडिएटरी की सर्विस, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर भी यूएस हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई भी यूएस हो गया, तो फिर भाई इंडिया में टैक्स नहीं होगा। तो इंटरमीडिएटरी का लोकेशन के बेसिस पे होती है, क्या होती है भाई, सर्विस, यहाँ लोकेशन ऑफ सप्लायर होता है। इंटरमीडिएटरी का लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई होता है, इंटरमीडिएटरी का लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई होता है, ठीक है। ये तीन चीजों में प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ सप्लायर होता है। यहाँ बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, एनबीएफसी अपने अकाउंट होल्डर्स को दे रही है, तो सेकंड इंटरमीडिएटरी। थर्ड जो सर्विस है किसकी, हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की। नेक्स्ट हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, किसकी बात हो रही है, हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आप हायर कर रहे हो कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे इंक्लूडिंग याचेस, ठीक है। इस केस में क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ सप्लायर रहेगी, लोकेशन ऑफ सप्लायर रहेगी, बट एक्सक्लूडिंग एयरक्राफ्ट एंड वेसल, मतलब एयरक्राफ्ट एंड वेसल में ये अप्लाई नहीं होता, ये अप्लाई नहीं होता, मतलब डिफॉल्ट रूल लगेगा। तो एयरक्राफ्ट और वेसल में क्या होगा, डिफॉल्ट रूल 13(2) के हिसाब से होगा, 13(2) के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई आएगी अप टू अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। तो देखो यहाँ क्या बात हुई, इन शॉर्ट समझो तो एयरक्राफ्ट या वेसल में डिफॉल्ट के हिसाब से काम होगा 13(2) के हिसाब से। कोई भी दूसरा कन्वेंस हो इंक्लूडिंग याचेस, कोई भी दूसरा कन्वेंस हो इंक्लूडिंग याचेस, उसके केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगी, लोकेशन ऑफ सप्लाई रहेगी, लोकेशन ऑफ सप्लाई रहेगी। बट इफ इट इज हायर्ड फॉर मोर देन 1 मंथ, तो फिर उस केस में डिफॉल्ट रूल में चले जाओ, ठीक है। तो कोई भी अदर कन्वेंस आप क्या कर रहे हो, मोर देन 1 मंथ के लिए आप ले रहे हो, तो फिर उस केस में डिफॉल्ट रूल में चले जाओ, क्योंकि ये कब तक लगता है, अप टू अ पीरियड ऑफ 1 मंथ में लगता है, अप टू अ पीरियड ऑफ 1 मंथ में लगता है। होप इट इज क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट था यहाँ पे जो कि अभी ओमिट हो गया, किस चीज से रिलेटेड था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अदर देन बाय वे ऑफ मेल और कुरियर। बेटा यहाँ पे ये अमेंडमेंट आया May 24 में, ये क्या किया गया, ओमिट कर दिया गया। क्या बात हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अदर बाय मेल और कुरियर था। तो अब अगर आपको क्वेश्चन आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अदर बाय मेल और कुरियर हो या मेल और कुरियर वाला हो, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का, और आपका एक एलओएस यहाँ पे एलओआर बाहर है, दोनों में से एक कोई है, मतलब जब 13 अप्लाई हो रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा, अब डिफॉल्ट रूल से निकलेगा, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का क्वेश्चन आया, आपका एलओएस फॉर एग्जांपल इंडिया में और यहाँ पे आपका रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करोगे, डिफॉल्ट से। मतलब क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, बट अगर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट आपके पास नहीं है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर आ जाएगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर आ जाएगा। सिमिलर यही पॉइंट पे क्लैरिफिकेशन भी आया है, वो आगे दिया हुआ है, तो उसमें कुछ भी ज्यादा नहीं है, यही बात है इसमें कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अदर देन बाय मेल और कुरियर हो या मेल और कुरियर वाला हो, दोनों भी केस में डिफॉल्ट के हिसाब से ही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई निकाला जाएगा, डिफॉल्ट रूल के हिसाब से ही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई निकाला जाएगा 13(2) के हिसाब से। खत्म बात। नेक्स्ट पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस अगर दे रहे हो तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, जहां पे पैसेंजर एम्बार्क कर रहा है, कहां पे, जहां पे पैसेंजर एम्बार्क कर रहा है कन्वेंस पे फॉर अ कंटिन्यूअस जर्नी, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में क्या है बात, जहां पे पैसेंजर एम्बार्क कर रहा है कन्वेंस पे फॉर अ कंटिन्यूअस जर्नी, जहां पे पैसेंजर एम्बार्क कर रहा है। उसके बाद में ऑन बोर्ड कन्वेंस सर्विसेज कोई भी दे रहे हो आप, ऑन बोर्ड कन्वेंस पे अगर कोई भी सर्विसेज दे रहे हो तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस फॉर दैट जर्नी। इस जर्नी के लिए कन्वेंस जहां से निकल रहा है, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, जहां से फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर है, वो क्या हो जाएगा, आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। एंड OIDAR सर्विस वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, OIDAR सर्विस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, रिसिपिएंट का लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, रिसिपिएंट का लोकेशन क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई आपका हो जाएगा, ठीक है। OIDAR का पूरा डिटेल एक चार्ट भी दिया हुआ है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के चैप्टर में, बिल्कुल एग्जाम के पहले देख के जाना है,
वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो सर्विसेज हैं, ये जो है सर्विसेज जो क्या नाम है, PBEIT O2 केसेस जो हैं बेटा, इस केस में क्या बात हो रही है हमारी, इस केस में हमारे जो स्पेसिफिक दिए हुए हैं प्रोविजंस उसके हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई होगी, बाकी सब में डिफॉल्ट रूल लगेंगे। P मतलब कि फिजिकली अवेलेबल आपके यहाँ पे गुड्स करने पड़ रहे हैं सर्विस देने के लिए, तो जहां पे सर्विस हो रही है वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। आप गुड्स पे रिमोट लोकेशन से सर्विस दे रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक मीन से, अच्छा उस केस में जहां पे गुड्स सिचुएटेड है वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएंगे। ये प्रोविजंस किसको नहीं लगते हैं, अगर गुड्स हमने इंपोर्ट किए, रिपेयर्स वगैरह किया, वापस से एक्सपोर्ट कर दिया, तो उस पर ये प्रोविजंस नहीं लगते, उसमें क्या लग जाएगा, फिर डिफॉल्ट रूल लग जाएगा। जिसपे ये प्रोविजन नहीं लगता है, डिफॉल्ट रूल लग जाएगा। उसके बाद में अगर पर्सन को फिजिकली अवेलेबल होना पड़ रहा है, फिजिकली अवेलेबल होना पड़ रहा है सर्विसेज परफॉर्म करने के लिए, तो जहां पे वो सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म हो रही है वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। हेयर कट वाला एग्जांपल, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी है या लोकेटेड है या इंटेंडेड टू बी लोकेटेड है, वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। एडमिशन या ऑर्गेनाइजेशन, यहां पे दोनों बातें होती है, एडमिशन या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट की प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, जहां पे वो इवेंट हो रहा है। अगर एक से ज्यादा लोकेशन में हो रहा है इंक्लूडिंग टैक्सेबल टेरिटरी, तो जो लोकेशन है टैक्सेबल टेरिटरी में वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। मोर देन वन स्टेट में हो रहा है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई के हिसाब से अपोर्शनमेंट हो जाएगा। उसके बाद 3 सर्विसेज है, उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई हमेशा लोकेशन ऑफ सप्लाई रहेगा। बैंकिंग कंपनी अपने बैंकिंग कंपनी यहाँ पे अकाउंट होल्डर्स को, NBFC या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अपने अकाउंट होल्डर्स को कोई सर्विस दे रहे हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ सप्लाई। इंटरमीडिएटरी सर्विस के केस में जहां पे इंटरमीडिएटरी है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा हमेशा, वो कहीं भी रहे, फिर वो देखना है हमको बस। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे हायरिंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, हायरिंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, लोकेशन ऑफ सप्लायर। इसमें एयरक्राफ्ट और वेसल का हमेशा 13(2) से होता है। यहाँ पे अदर कन्वेंस इंक्लूडिंग याचेस है तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ सप्लायर होता है। बट अगर ये 1 मंथ से ज्यादा के लिए है तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई डिफॉल्ट मतलब 13(2) के हिसाब से डिटरमाइन होगा। आई होप इट इज क्लियर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अभी ओमिट हो गया ये क्लॉज यहाँ पे जो था, तो अब केस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय मेल और कुरियर हो या अदर देन बाय मेल और कुरियर हो, प्लेस ऑफ सप्लाई डिफॉल्ट से आता है। मतलब कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट होगा। अगर आपके पास है तो, नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। बहुत ही क्लियर है। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में जहां पे पैसेंजर एम्बार्क हो रहा है फॉर कंटिन्यूअस जर्नी, एम्बार्क हो रहा है जहां पे चढ़ रहा है, वो हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद में ऑन बोर्ड कन्वेंस की सर्विसेज हैं, अगर ऑन बोर्ड कन्वेंस पे आपको कोई भी सर्विस दे जा रही है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर है, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर है वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। एंड लास्ट OIDR सर्विस में लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ये प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। सेक्शन 13 हमने पढ़ा, सेक्शन 13 कब लगता है मैम, सिर्फ सेक्शन 13 तभी लगता है जब लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट या लोकेशन ऑफ सप्लायर दोनों में से एक कहां है, आउटसाइड इंडिया है और एक इंडिया में है, तभी सेक्शन 13 लगता है। दोनों इंडिया में है तो सेक्शन 12 हम लगाएंगे। सो इन शॉर्ट PBEIT O2 केसेस, PBEIT O2 मतलब P में यहाँ पे 2 चीजें हैं, जब अगर फिजिकली अवेलेबल कराना है यहाँ पे या फिजिकल प्रेजेंस चाहिए। फिर B में मतलब बैंकिंग सर्विसेज की बात करें, अगर E मतलब इवेंट की बात करें, तो I मतलब यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें हम, या हम यहाँ पे बात करें इंटरमीडिएटरी की। T2 क्या है भाई, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की बात करें या हायरिंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें। O2 क्या है, OIDR सर्विस या ऑनबोर्ड यहाँ पे कन्वेंस सर्विस। PBEIT O2 केसेस, PBEIT O2 केसेस में बड़ी सिंपल सी बात क्या है हमें याद रखने की, इसके लिए स्पेसिफिक रूल है, बाकी सब पे क्या लगेंगे, डिफॉल्ट रूल लगेगा। बाकी सब में क्या लगेगा, डिफॉल्ट रूल लगेगा। ठीक है, ये क्या हुआ, सेक्शन 13 इंपॉर्टेंट है भाई। सेक्शन 12 जहां पे सप्लायर रेसिपिएंट दोनों इंडिया में है तो सेक्शन 12 लगता है, और यहाँ पे जब सप्लायर या रेसिपिएंट दोनों में से एक आउटसाइड इंडिया है तो सेक्शन 13 लगता है, सेक्शन 13 लगता है। ठीक है, ये देखते ही हमको याद में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आई है, आई में क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब कि जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इंटरमीडिएटरी मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर। ठीक है, इस तरीके से हमें बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना है। ई मतलब जहां पे इवेंट हो रहा है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, बैंकिंग कंपनी, बी मतलब कि बैंकिंग कंपनी के केस में क्या रहेगा कि भाई जहां लोकेशन ऑफ सप्लायर है। पी में यहाँ पे हमारी 2 बात हुई थी, फिजिकली अवेलेबल की या फिजिकल प्रेजेंस। तो फिजिकल प्रेजेंस की अगर हम बात करें तो जहां पे आपका क्या है, फिजिकल प्रेजेंस अगर है आपका, यहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड है, तो जहां पे ये सर्विस परफॉर्म हो रही है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। ठीक है, इस टाइप से हमें याद रखना है ये। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सेक्शन 13। एक बार फटाफट सेक्शन 12 और 13 वापस से रिवाइज करेंगे। सेक्शन 12 में क्या था, T3OI BP केसेस में क्या है, स्पेसिफिक रूल लगेंगे। स्पेसिफिक कौन से रूल लगेंगे कि भाई अगर रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड का प्लेस, अगर रजिस्टर्ड को नहीं दिया तो 1 by 1 देखने, 1 by 1 देखने। 13 में PBEIT O2 केसेस है, उसमें क्या है भाई, PBEIT O2 केसेस में उनके लिए स्पेसिफिक रूल है, बाकी सबके लिए जनरल रूल लगेगा, बाकी सबके लिए जनरल रूल लगेगा। तो यहाँ पे एक बार सेक्शन 12 देखेंगे। देखो
सेक्शन 12 में अदर देन यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा था इमूवेबल प्रॉपर्टी बेस्ड। इमूवेबल प्रॉपर्टी जहां पे प्रॉपर्टी है अगर एक से ज्यादा स्टेट में है तो प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर इंडिया के बाहर है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट हो जाएगा। देन फोन बफरिंग केसेस थे PH-BFR, उसमें क्या बात हुई थी जहां पे सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म होगी। PH-BFR मतलब क्या होता है, पर्सनल ग्रूमिंग, हेल्थ सर्विस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, फिटनेस, रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विस। देन T3 हमने पढ़ा ट्रेनिंग सर्विस। ट्रेनिंग सर्विस के केस में T3OIBP केसेस में हिट करता है, यस बिल्कुल करता है। तो रजिस्टर्ड पर्सन का लोकेशन, अगर रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो जहां पे सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म हो रही है। देन एडमिशन, एडमिशन क्या T3OIBP में आता, नहीं आता, तो फिर जहां पे एडमिशन हो रहा है, जहां पे इवेंट हो रहा है वही होगा। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, क्या T3OIBP में आ रहा है, यस बिल्कुल आता है। तो उस केस में अगर B2B को जाता है तो रजिस्टर्ड, B2B को नहीं जाता है तो जहां पे इवेंट हो रहा है वो लोकेशन हो जाएगा। देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, क्या T3OIBP केसेस में आता है, हाँ बिल्कुल आता है। B2B को जाएगा तो रजिस्टर्ड, अगर B2C को जा रहा है तो जहां पे गुड्स हैंडओवर हो रहा है। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का एक और डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 12 एंड 13। 12 में कहां है, जहां हैंडओवर कर रहे हैं, मतलब मैंने मुंबई टू पुणे एक पार्सल लगाया तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां मुंबई का प्लेस है वो हो जाएगा। और 13 में क्या है, जो डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स है, मतलब मैंने मुंबई टू न्यूयॉर्क कोई पार्सल लगाया तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा 13 के केस में, डेस्टिनेशन। 13 कब अप्लाई होता है, जब दोनों में से एक जन सप्लायर और रेसिपिएंट में से एक इंडिया में एक इंडिया के बाहर है, तब 13 अप्लाई होता है। देन पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस के केस में बेटा क्या है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस क्या T3OIBP केसेस में आता है, हाँ जी बिल्कुल आता है, T3 में आता है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस। तो उस केस में अगर B2B है तो रजिस्टर्ड पर्सन का लोकेशन, अगर B2B नहीं है तो क्या रहेगा, जहां पे पैसेंजर चढ़ रहा है वो जगह हो जाएगा। देन सर्विसेज ऑन बोर्ड कन्वेंस वाली रहेगी तो जहां पे फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर है, दिस इज सेम इन बोथ द केसेस। देन बैंकिंग सर्विसेज क्या T3OIBP केसेस में आता है, हाँ जी बिल्कुल आता है। तो उस केस में जो सर्विस जो रिकॉर्ड्स में होगा लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, अदरवाइज लोकेशन ऑफ सप्लायर। इंश्योरेंस सर्विस T3OIBP केसेस में आता है, हाँ जी आता है। तो उसमें भी सिमिलर ट्रीटमेंट होगा इंश्योरेंस के केस में, बट हमेशा क्या होगा, रिसिपिएंट का ही लोकेशन होगा। एडवर्टाइजमेंट सर्विस अगर आप गवर्नमेंट को दे रहे हो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसका पोर्शन हो जाएगा, नहीं तो CGST IGST का रूल नंबर 3 लग जाएगा। टेलीकम्युनिकेशन सर्विस अगर इंस्टॉलेशन कर रहे हो तो लोकेशन ऑफ इंस्टॉलेशन। पोस्टपेड बिल का है तो जो भी उसका एड्रेस है, बट अगर एड्रेस नहीं है तो फिर सप्लायर का एड्रेस है। तो प्रीपेड का है तो रीसेलर का, अगर के थ्रू सेल कर रहे हो तो रीसेलर का एड्रेस, रीसेलर से सेल नहीं कर रहे हो तो जहां पे पैसा मिल रहा है। ऑनलाइन कर रहे हो तो उस केस में बेटा क्या होगा, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट हो जाएगा। रेसिडुअरी ऑल अदर केसेस लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। तो ये क्या हो गया बेटा, सेक्शन 12 के स्पेसिफिक जो थे वो पॉइंट्स हो गए। इसके अलावा बाकी सारी सर्विस, CA की सर्विस, CS की सर्विस, किसी की भी सर्विस हो, कौन सा रूल लगेगा बेटा, रूल लगेगा यहाँ पे जनरल रूल विच इज कॉल्ड एज डिफॉल्ट रूल। मतलब B2B के केस में क्या रहेगा, लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन। B2C के केस में एड्रेस है तो ठीक है उसी का, और नहीं तो फिर लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। एड्रेस है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, अदरवाइज सप्लायर। दिस इज द रिवीजन ऑफ सेक्शन 12। आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी बेस्ड सर्विस है, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी सर्विस हो सकती है। आर्किटेक्ट दे सकता है, इंजीनियर दे सकता है, कंसल्टेंट दे सकता है, रियल एस्टेट एजेंट्स दे सकते हैं, कंस्ट्रक्शन सर्विस हो सकती है, इरेक्शन सर्विस हो सकती है, कोई भी सर्विस हो, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस होती है, कोई भी सर्विस हो, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। ठीक है, ये हो गया सेक्शन 12। सेक्शन 13 में क्या पड़ा, PBEIT-O2 केसेस के केस में क्या रहेगा, उस केस में स्पेसिफिक रूल लगेगा, नहीं तो जनरल रूल लगेगा। जनरल रूल क्या बोलता है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, अदरवाइज लोकेशन ऑफ सप्लायर। So this was the brief revision of section 10, 11, 12 and 13। यहां दो चीजें हमारे डिस्कशन के लिए, एक तो बेटा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, सेक्शन 12 जो हमने पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल और कुरियर। प्लेस ऑफ सप्लाई में क्या होती है, अगर मैं रजिस्टर्ड पर्सन को दे रही हूं, अगर मैं रजिस्टर्ड पर्सन को देती हूँ तो प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे क्या होती है, रजिस्टर्ड पर्सन की प्लेस। और अगर मैंने अनरजिस्टर्ड को दिया है तो उस केस में क्या होती है, उस केस में होती है कि लोकेशन एट विच सच गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर ट्रांसपोर्टेशन, मैंने जहां भी उसको हैंड ओवर किया, ये हमने पढ़ा था। अब इसमें एक चीज और है कि अगर मैं गुड्स इंडिया के बाहर भेज रही हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से गुड्स भेज रही हूँ दुबई, मैं यहां से गुड्स भेज रही हूँ दुबई, सो गुड्स को मैं ट्रांसपोर्ट कर रही हूँ आउट ऑफ इंडिया, उस केस में बेटा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स रहेगा। ठीक है, सो कुछ IGST रूल्स है, हम पढ़ेंगे बेटा एग्जाम के हिसाब से, नॉट सो इंपॉर्टेंट, बहुत क्विकली पढ़ेंगे हम यहाँ पे IGST रूल्स। रूल 3 से 9 तक के, रूल 4 to 9 जो है न्यूली इंसर्टेड रूल्स है, इसीलिए मे बी, बट बहुत कम चांसेस लगते हैं मुझे, क्योंकि नॉट सो इंपॉर्टेंट, इतना ज्यादा उसमें कुछ एप्लीकेशन या नॉलेज बेस नहीं है, मेमोरी याद करने की बात है, मेमोरी आपकी टेस्ट करने की बात है वो बस। सो रूल 3 कब लगता है, सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट सर्विस आप जब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी को देते हो और एक से ज्यादा स्टेट में दे रहे हो और कॉन्ट्रैक्ट नहीं है,
तो रूल्स रखता है। कॉन्ट्रैक्ट है तो जैसा कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से लिखा है वैसे प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो फिर देखना पड़ेगा कौन से मोड से एडवर्टाइजमेंट दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे न्यूज़पेपर पब्लिकेशन से दिया है, तो उस केस में द अमाउंट पेबल फॉर पब्लिशिंग एंड एडवर्टाइजमेंट इन ऑल द एडिशन ऑफ न्यूज़पेपर और पब्लिकेशन विच आर पब्लिश इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी, उस स्टेट में जितने भी अलग अलग एडिशन होते हैं न्यूज़पेपर के, उसके लिए जो आपने अमाउंट पे किया है उसके बेसिस पे यहाँ पे आपका वैल्यू अपोर्शन होगा और प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन किया जाएगा। प्रिंटेड मटेरियल लाइक पॉम्पलेट्स, डायरीज, इस केस में द अमाउंट पेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ सच मटेरियल, जो भी आपने अमाउंट पे किया होगा डिस्ट्रीब्यूशन जो स्पेसिफिक नंबर ऑफ मटेरियल के बेसिस पे होगा। होर्डिंग्स, यहाँ पे होर्डिंग्स लगवाइए आपने यहाँ पे, अदर देन ट्रेन के अलावा दूसरी जगह पे कहीं पे भी होर्डिंग्स लगी हुई है, उस केस में द अमाउंट पेबल फॉर होर्डिंग लोकेटेड इन ईच स्टेट, यहाँ पे जितना भी पैसा आपने पे किया उसके बेसिस पे हो जाएगा। होर्डिंग एड्स प्लेस्ड ऑन ट्रेन में होर्डिंग के एड्स लगे हुए रहते हैं, बहुत सारे एड्स आपने देखे होंगे, बेटी बचाओ एंड ऑल दैट, यहाँ पे ट्रेन में लगे होते हैं, तो उस केस में क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। द ब्रेकअप कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, ये गवर्नमेंट जनरली गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो ऐसे पूरे इंडिया के होते हैं, एक रीजन के होते हैं, ऐसे होते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये दिक्कत आएगी। The breakup calculated on the basis of ratio of length of railway track in each state for that train of the amount payable for such advertisement। तो लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक आपको देखना है हर एक स्टेट में, वो जो ट्रेन जा रही है स्पेसिफिकली उसका लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक हर एक स्टेट में क्या आता है, उसके हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे। आप समझ ही गए होंगे, एग्जाम में आने के चांसेस कम है। फिर ये अपने ऑन द यूटिलिटी बिल, जो गैस कंपनीज के आपके यहाँ पे बिल्स आते होंगे, बिल के पीछे लिखा रहता है, एड्स होते हैं बहुत सारे, तो उस केस में द अमाउंट पेएबल फॉर एडवर्टाइजमेंट ऑन बिल पर्टेनिंग टू कंज्यूमर हैविंग बिलिंग एड्रेस इन सच स्टेट, तो यहाँ जितने कंज्यूमर्स हैं आपके बिलिंग एड्रेस जितने हैं उसके हिसाब से अपोर्शन होगा। एड्स, रेलवे टिकट के पीछे आप देखो बहुत सारे एड्स रहते हैं। द ब्रेकअप कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन, हर एक स्टेट में कितने रेलवे स्टेशन है उसके बेसिस पे होगा। अपन ने क्लास में जब पढ़े थे इन सबके अपन ने एग्जाम्पल्स भी लिए थे, बट बेटा अभी के हिसाब से रिविजन के हिसाब से इतना ही पढ़ेंगे अपन। रेडियो स्टेशन, द अमाउंट पेएबल टू सच रेडियो स्टेशन, यहाँ पे आ जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। देन टेलीविजन चैनल का अपन ने देखा था, क्या किसके बेसिस पे होगा अपोर्शनमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ व्यूअरशिप ऑफ सच चैनल इन सच स्टेट, व्यूअरशिप, नंबर ऑफ व्यूअरशिप के हिसाब से यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन की जाएगी। द चैनल व्यूअरशिप फिगर हैज टू बी टेकन फ्रॉम द फिगर्स पब्लिश इन दिस रिगार्ड बाय द ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। किसके फिगर पर व्यूअरशिप जो है वो कहां से निकालोगे, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल जो है यहाँ पे BARC के जो फिगर्स रहेंगे उसके हिसाब से लोगे कि आपके लास्ट वीक ऑफ अ गिवन क्वार्टर, जिस क्वार्टर है उसके आखिरी हफ्ते के, उसके आखिरी हफ्ते के यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा डेटा। सच व्यूअरशिप फिगर्स रिलेट टू अ रीजन कंप्राइजिंग ऑफ मोर देन वन स्टेट, एक स्टेट से ज्यादा स्टेट का आपके पास सिंगल स्टेट वाइज डेटा नहीं है, एक रीजन का डेटा है जहां पे 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स हैं। उस केस में व्यूअरशिप फिगर जो है आपके कैसे निकालोगे, उस स्टेट की जो पॉपुलेशन है लेटेस्ट सेंसस की, उसके हिसाब से आपको पॉपुलेशन से अप्लाई करके यहाँ पे हर एक स्टेट का निकालना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बेसिस पे यहाँ पे आपका द रेशियो ऑफ व्यूअरशिप फिगर फॉर ईच स्टेट व्हेन अप्लाइड टू अमाउंट पेएबल, जो भी अमाउंट पेएबल रहेगा उस पर अप्लाई करोगे आप व्यूअरशिप फिगर को, तो रिप्रेजेंट करेगा पोर्शन ऑफ वैल्यू, यहाँ पे आपका प्लेस ऑफ सप्लाई और वैल्यू उसके हिसाब से निकल जाएगा, ठीक है। देन सिनेमा हॉल्स पे अगर वहां पे एड्स हैं तो उस केस में द अमाउंट पेएबल टू सिनेमा हॉल और स्क्रीन, यहाँ पे जो हर एक स्टेट में है, आपने 4 स्टेट्स में अगर ऐड दिया है तो चारों के वहां पे आप कितना अमाउंट पे कर रहे हो उसके बेसिस पे यहाँ पे आपका प्लेस ऑफ सप्लाई वैल्यू डिटरमाइन होगा। इंटरनेट पे दे रहे हो तो बेटा इंटरनेट पे भी सबसे पहले तो इट विल बी डीम्ड टू बी प्रोवाइडेड ऑल ओवर इंडिया। इंटरनेट पे जब भी दे रहे हो तो ऐसा नहीं मानेंगे कि 4 स्टेट या 5 स्टेट में दिया है, पूरे इंडिया में आपने एडवर्टाइजमेंट दिया है, सबसे पहले ये अज्यूम कर लिया जाएगा, ठीक है। कोई भी वेबसाइट्स वगैरह पे दिया है तो अब उसके बेसिस पे अब आप अपोर्शनमेंट कैसे होगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेट सब्सक्राइबर्स, उस स्टेट के इंटरनेट सब्सक्राइबर्स कितने उसके बेसिस पे आएगा। अब इंटरनेट सब्सक्राइबर्स में हम कहां से लेके आए, तो बेटा TRAI का डेटा कब का, लास्ट क्वार्टर ऑफ अ गिवन फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल के लास्ट क्वार्टर का डेटा लेना है, पिछले साल का लास्ट क्वार्टर का डेटा लेना है। अब यहाँ पे भी सेम है, अगर आपके पास स्टेट वाइज डेटा नहीं है, आपके पास 2 या 2 से ज्यादा स्टेट का डेटा है, तो उस केस में क्या करना मैम, तो बेटा उस केस में 2 या 2 से ज्यादा स्टेट का डेटा अगर आपके पास है तो उस केस में उस स्टेट की पॉपुलेशन के बेसिस पे आपको यहाँ पे इंटरनेट सब्सक्राइबर्स निकालना पड़ेगा, और जो अमाउंट है उस पर आप अप्लाई करोगे तो स्टेट वाइज आपके पास प्लेस ऑफ सप्लाई और वैल्यू कैसे आपको करनी है। प्लेस ऑफ सप्लाई तो जो स्टेट्स इन्वॉल्व है वो सारे क्या आ जाएगी, और वैल्यू कैसे आ जाएगी, उस अमाउंट पे आप यहाँ पे इंटरनेट सब्सक्राइबर्स को अप्लाई कर दो तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसके अपन ने प्रॉब्लम्स किए थे, ठीक है।
अब नाउ शॉर्ट मैसेज अगर के थ्रू आपने एडवर्टाइजमेंट किया तो टेलीकम्युनिकेशन के यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ सब्सक्राइबर्स, हर एक स्टेट के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो देखना पड़ेगा। वो सब्सक्राइबर का डेटा कहां से मिलेगा? टेलीकॉम सर्कल से आपको मिल जाएगा डेटा। द फिगर पब्लिश फॉर अ गिवन क्वार्टर, एक क्वार्टर के लिए जो पिछले क्वार्टर के लिए जो भी यहाँ पे डेटा पब्लिश हुआ होगा वो नेक्स्ट क्वार्टर के लिए काम आ जाएगा। व्हेन सच फिगर्स रिलेट टू टेलीकॉम सर्कल कंप्राइजिंग ऑफ मोर देन वन स्टेट यूनियन टेरिटरी, तो रेशियो ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से आपको अप्लाई कर लेना है, वो रेशियो ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से आपका काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो द रेशियो ऑफ सब्सक्राइबर फिगर फॉर ईच स्टेट यूनियन टेरिटरी व्हेन अप्लाइड टू अमाउंट पेबल शैल रिप्रेजेंट द पोर्शन, जो भी है वैल्यू यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। तो आपको मेन चीजें यहाँ पे क्या है कि किसके बेसिस पे करना है? टेलीकम्युनिकेशन सब्सक्राइबर्स के बेसिस पे। तो बेटा ये जो रूल था, रूल नंबर 3 मैंने बहुत फास्ट लिया, ये आपको याद ही रखना है, इसमें समझने का कुछ भी नहीं है। इसमें समझने का कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद कुछ नए रूल्स इंसर्ट हुए 4 to 9, वो हम देखेंगे क्या है। तो रूल 4 कब अप्लाई होता है? अभी हमने पढ़ा था इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 12 में आओ। सेक्शन 12 क्या बोलता है? जब लोकेशन ऑफ सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों इंडिया में है, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करना। तो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का रिलेटेड पॉइंट आया था। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में आपको कैसे करना है, तो उस केस में आपको प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकालना है। तो उस केस में अगर बेटा इमूवेबल प्रॉपर्टी एक से ज्यादा स्टेट में कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कर लो, पर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं है तो प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करना। तो अगर सर्विस अकोमोडेशन से रिलेटेड है, अगर सर्विस अकोमोडेशन लॉजिंग से रिलेटेड है, तो आपको कैसे करना है? नंबर ऑफ नाइट स्टे इन सच प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल ताज में आप जाके 3 दिन रुके हो, 2 दिन आप दिल्ली में रुके हो, 1 दिन आप बॉम्बे में रुके हो, तो उस केस में आपका 2:1 इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड 1 इन द महाराष्ट्र, 2:1 के रेशियो में यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या? वैल्यू। और प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। देन अगर कोई और है यहाँ पे सर्विस इमूवेबल प्रॉपर्टी में अकोमोडेशन के अलावा की है सर्विस, जैसे कि रिसेप्शन, यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग एनी मैरिज और रिसेप्शन से रिलेटेड है, या एक प्रॉपर्टी है जो शायद 2 स्टेट्स के पे बीच में रखी हुई है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे एक यहाँ पे होटल सिचुएटेड है, तो दोनों स्टेट्स में अगर सिचुएटेड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई आप कैसे डिटरमाइन करोगे? तो उस केस में एरिया ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, दोनों महाराष्ट्र में कितना एरिया आता है और एमपी में कितना एरिया आता है, उसके बेसिस पे आपका प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन हो जाएगा। एंड सर्विस एंसिलरी टू द अबव, सो एरिया ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बेसिस पे हो जाएगा। एंड लास्ट लॉजिंग अकोमोडेशन बाय होटल, हाउस बोट और वेसल। अगर हाउस बोट और वेसल है, आपकी हाउस बोट और वेसल है 2 स्टेट्स के बीच में चल रही है, तो उस केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? वो दोनों स्टेट्स होंगे। वैल्यू कैसे आप डिटरमाइन करोगे? दोनों स्टेट्स में कितना टाइम स्पेंड किया उस वेसल ने, टाइम स्पेंड बाय द बोट वेसल इन सच स्टेट यूनियन टेरिटरी टू बी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ डिक्लेरेशन मेड बाय सर्विस प्रोवाइडर, जो भी डिक्लेरेशन सर्विस प्रोवाइडर करता है। अब बेटा इसमें ये चीज याद रखना, ये कब अप्लाई हो रहा है? इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस आप एक से ज्यादा स्टेट में दे रहे हो और अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो क्या अप्लाई होगा? तो ये रूल 4 अप्लाई होगा। सिमिलरली ये रूल किसके साथ अप्लाई हो रहा है? सेक्शन 12 के साथ। सेक्शन 13 भी एक था जहां पे या तो सप्लायर इंडिया में या रिसिपिएंट इंडिया में, एक जन इंडिया में एक जन ही बाहर है। उस केस में आपको प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करना है? तो उसके लिए बेटा यहाँ पे एक और रूल आया, रूल नंबर 8। और रूल नंबर 8 कुछ भी नहीं बोलता है, रूल नंबर 8 सिर्फ इतना बोलता है कि रूल नंबर 4 का जो है, रूल नंबर 4 मुटेटिस मुटेंडिस अप्लाई होगा। तो सिमिलर ये जो प्रोविजंस है जो सेक्शन 12 के लिए अप्लाई हो रहे हैं, वो सेक्शन 13 के लिए भी सिमिलरली अप्लाई होंगे। नेक्स्ट करेंगे बेटा, ये फास्ट जा रहे हैं हम लोग, इसका डिटेल डिस्कशन देखना है तो भले से आप अमेंडमेंट का वीडियोस देख लो, बट ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना भी पढ़ा तो सफिशिएंट होगा हमारा। कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सर्विस वेयर इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड इन मोर देन 1 स्टेट एंड वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड रेसिपिएंट इज इन इंडिया। जब इवेंट एक से ज्यादा स्टेट में, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, और कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 स्टेट्स में है तो हर एक स्टेट का 1:1:1 का रेशियो हम ले सकते हैं। देन रूल नंबर 6 आता है कि अगर जो लीज सर्किल लाइन हमने देखा था, अगर वो एक से ज्यादा स्टेट में, तो जनरली हमने पढ़ा था सेक्शन 12 में, जहां पे इंस्टॉलेशन होता है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। बट अगर एक से ज्यादा स्टेट की बात है तो फिर नंबर ऑफ पॉइंट्स लाइंग इन सच स्टेट, नंबर ऑफ पॉइंट्स लाइंग इन सच स्टेट के हिसाब से होगा। फॉर एग्जांपल दिल्ली में एक है, मुंबई में एक है, एंड स्टार्ट पॉइंट दिल्ली, एंड पॉइंट लीज सर्किट का मुंबई, तो दिल्ली एंड मुंबई 1:1 का रेशो हो गया आपका वैल्यू का, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली और मुंबई दोनों हो गई। अब अगर बीच में कोई एक इंटरमीडिएट पॉइंट है तो वो भी आपका क्या हो जाएगा बेटा, वो पॉइंट को भी कंसिडर किया जाएगा, वो एक पॉइंट को भी कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सर्विस इज परफॉर्म्ड इन मोर देन 1 स्टेट एंड वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर इज आउटसाइड इंडिया। यहाँ पे हमने सेक्शन
एक मिनट, ये जो इवेंट वाला पॉइंट था, इसके पहले रूल नंबर 5 सेम जैसे हमने रूल नंबर 8 मैंने आपको बताया कि रूल नंबर 8 क्या बोलता है, रूल 4 के प्रोविजंस मुटैटिस मुटेंडिस लगेंगे। सिमिलरली रूल नंबर 9 है जो कि इवेंट्स के केस में लगता है जब सेक्शन 13 में क्या लिखा हुआ है कि जब रिसिपिएंट और सप्लायर में से दोनों एक इंडिया में और एक इंडिया के बाहर है और इवेंट होता है, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई रूल 13 के हिसाब से लेते हैं, सेक्शन 13 के हिसाब से लेते हैं। तो उस केस में बेटा रूल 9 आया जब मोर देन वन स्टेट है और कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो वो बोलता है रूल 5 के प्रिंसिपल मुटैटिस मुटेंडिस लेना है। ठीक है, नेक्स्ट इज रूल 7 हम जो पढ़ रहे थे, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सर्विस व्हेन द सर्विस इज परफॉर्म्ड इन मोर देन वन स्टेट एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड रिसिपिएंट इज इन इंडिया। तो सेक्शन 13 हमने पढ़ा था। 13 क्या बोलता है, अगर यहाँ पे गुड्स या सर्विसेज जिसकी फिजिकल प्रेजेंस, गुड्स या इंडिविजुअल पे सर्विस देते हो आप, परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस, और उसका यहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी है, तो लोकेशन वेयर सच सर्विसेज आर परफॉर्म, अगर सर्विस एक से ज्यादा स्टेट में दी जाती है तो इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो बेटा 13(3) परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस, जहां पे गुड्स मैंने इंडिया में लेकर आई, मैं उस पर परफॉर्मेंस कर रही हूँ फॉर एग्जांपल, तो उस केस में अगर मैं सर्विस एक ही गुड्स पे दे रही हूँ, सेम गुड्स पे, देन इक्वली डिवाइडिंग द वैल्यू ऑफ सर्विस इन ईच ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटरी वेयर द सर्विस इज परफॉर्म। तो अगर मैंने 3 स्टेट पे एक गुड्स पे सर्विस दी है, टेस्टिंग ऑपरेशन 3 स्टेट्स पे चला है, तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। एंड अगर मैं डिफरेंट गुड्स पे दे रही हूँ तो रेशियो ऑफ इनवॉइस वैल्यू, ऑन द रेशियो ऑफ इनवॉइस वैल्यू हम यहाँ पे कर सकते हैं। When the service is provided to individual, then generally accepted accounting principle के हिसाब से, करना है। So बेटा यहाँ पे हमारे ये रूल्स कंप्लीट होते हैं। रूल नंबर 3 to 9 हमने डिस्कस किया, नॉट सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट द पर्सन हु वांट्स, जिनको भी चाहिए कि इसमें एग्जांपल्स देखने, तो अमेंडमेंट्स के नोट्स रेफर कर लो बेटा, उसमें थोड़ा डिटेल में डिस्कशन भी किया हुआ है और एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, बट रिवीजन के हिसाब से इतना सफिशिएंट है। अब बेटा कुछ नोटिफिकेशन सर्कुलर्स वगैरह आए हैं, मैं आपको बता दूं, नॉट वेरी रिलेवेंट, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बस हम एक बार देखेंगे। ठीक है, सेक्शन 13 बेटा 13 क्या बोलता है, हमने पढ़ा था कि भाई इन ऑर्डर टू प्रिवेंट व्हाट, या तो डबल टैक्सेशन, या तो नॉन टैक्सेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, या तो यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ रूल्स के लिए गवर्नमेंट को पावर दिया, इस सेक्शन में गवर्नमेंट को पावर दिया कि वो प्लेस ऑफ सप्लाई नोटिफाई कर सकते हैं। और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, प्लेस ऑफ सप्लाई होगी प्लेस ऑफ इफेक्टिव यूज एंड एंजॉयमेंट ऑफ सर्विस। किस चीज के लिए, अगर यहाँ पे लग रहा है गवर्नमेंट को डबल टैक्सेशन हो रहा है या कोई नॉन टैक्सेशन हो रहा है किसी सर्विस का, या यूनिफॉर्मली अप्लाई करना है रूल यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे, उस केस में बेटा गवर्नमेंट क्या कर सकती है, यहाँ पे गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है कोई भी सर्विस जिसका प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा प्लेस ऑफ इफेक्टिव यूज एंड एंजॉयमेंट ऑफ सर्विस। इसके अंडर गवर्नमेंट ने कुछ नोटिफिकेशन, सेक्शन 13 के अंदर कुछ नोटिफिकेशन लाए। पहला नोटिफिकेशन आया बेटा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस से रिलेटेड। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कौन सा सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस का आया। उसमें गवर्नमेंट ने कोई 10 सर्विसेज यहाँ पे नोटिफाई करी है, ये 10 सर्विसेज नोटिफाई करी है, जिसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा बेटा, प्लेस where the research and development services related to pharmaceutical sector are supplied by a person located in taxable territory to person located in non taxable territory। यहां located in taxable territory, इंडिया से किसी ने सर्विस दिया, किसको, जो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है उसको दिया। सप्लायर ऑफ सर्विसेज इन इंडिया, रेसिपिएंट बाहर है, तो उस केस में द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, लोकेशन ऑफ क्या रहेगा, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस रहेगा। प्लेस ऑफ इफेक्टिव यूज एंड एंजॉयमेंट ऑफ सर्विस यहां रहेगा। सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस, कुछ कंडीशंस दी है यहाँ पे, जैसे कि बेटा क्लिनिकल ट्रायल्स की सर्विस होगी, यहाँ पे इंडिया में मेडिसिन भेजते हैं वहां से और यहाँ पे ट्रायल होता है, तो वो सवाल ये आया कि भाई इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, तो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया। हमने बहुत डिटेल में ये समझा था, ये रिवीजन है इसलिए हम इसका स्टोरी पे नहीं जाएंगे कि भाई क्यों आया एंड ऑल दैट। यहां सिर्फ हम क्या समझेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटिंग टू फार्मास्यूटिकल सेक्टर, रिसिपिएंट का लोकेशन, recipient का location, what are the conditions, first condition, supplier of service from the taxable territory is provided as per contract between the service provider located in taxable territory and service recipient located in non taxable territory। contract हुआ बेटा, contract के अंदर ये सर्विस सप्लाई की गई, contract के अंदर ये सर्विस सप्लाई की। Such supply of service fulfills all other condition in the definition of export of service except the condition of place of supply। export of service में जो बाकी की कंडीशन है एक्सपोर्ट की डेफिनेशन में, वो सारी फुलफिल होनी चाहिए, एक्सेप्ट प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई की कंडीशन तो यहाँ पे फुलफिल हो ही रही है। ठीक है, तो ये 2 कंडीशंस अगर फुलफिल होती है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटिंग टू फार्मास्यूटिकल सेक्टर बेटा, इनमें से कोई है, यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल है, बायो एनालिटिकल स्टडीज है, ये इनमें से कोई भी है, उसका प्लेस ऑफ
सप्लाई क्या होगा? प्लेस ऑफ यूज एंड इफेक्टिव एंजॉयमेंट, दैट इज लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, ये एक सर्विस यहाँ पे गवर्नमेंट ने भेजी। ठीक है, रिसिपिएंट कहाँ है आपका? रिसिपिएंट मैम आउटसाइड इंडिया है हमारा। सप्लायर कहाँ है? सप्लायर इंडिया में। सर्विस कौन सी? रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल सेक्टर की सर्विस है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है। अगर अदर कंडीशंस एक्सपोर्ट की सेटिस्फाइड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, दैट इज प्लेस ऑफ यूज एंड इफेक्टिव एंजॉयमेंट ऑफ द सर्विस। ठीक है, अब ये हो गया। अब ये तो एक सर्विस नोटिफाई करी 1313 के अंदर, एक और सर्विस नोटिफाई करी। सेकेंड सर्विस किससे रिलेटेड है? B2B, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल सर्विस। सप्लाई ऑफ मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट बेटा? इन रिस्पेक्ट ऑफ एयरक्राफ्ट इंजन, other aircraft component or part supplied to a person for use in the course or furtherance of business। सर्विस कौन सी भाई? एयरक्राफ्ट है मेरे पास, उसका रिपेयर की बात हो रही है, इंडिगो की एयरक्राफ्ट की रिपेयर की बात हो रही है। तो यहाँ पे या रिपेयर की बात हो रही है, या मेंटेनेंस की बात हो रही है, या ओवरऑल सर्विस की। किससे रिलेटेड? एयरक्राफ्ट का इंजन या एयरक्राफ्ट का कोई और कंपोनेंट या पार्ट, उसके रिपेयर की सर्विस की बात हो रही है। इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? प्लेस ऑफ रिसिपिएंट। लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट जो रहेगी बेटा, प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। ठीक है, नेक्स्ट सर्विस बेटा, नेक्स्ट सर्विस 1313 के अंदर कौन सी नोटिफाई हुई? MRO सर्विस। किसकी? शिपिंग इंडस्ट्री के केस में। सो क्या नोटिफाई किया? प्लेस ऑफ सप्लाई B2B MRO सर्विस इन केस ऑफ शिपिंग इंडस्ट्री शैल बी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। सो पढ़ेंगे B2B सप्लाई ऑफ मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल सर्विसेज, MRO सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ शिप्स, अदर वेसल्स, देयर इंजन्स एंड अदर कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स। एंड अदर कंपोनेंट्स और पार्ट्स, तो किसकी बात हो रही है? शिप की, वेसल की, इंजन की, कोई और कंपोनेंट पार्ट की, जो कि सप्लाई किए गए किसको? टू अ पर्सन फॉर यूज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। जो किसके लिए यूज कर रहा है? बिजनेस के लिए यूज कर रहा है। तो वो MRO सर्विसेज का क्या रहेगा? प्लेस ऑफ सप्लाई, इट शैल बी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। क्या हो जाएगा इसका प्लेस ऑफ सप्लाई? लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। यहां से क्या डिटरमाइन कर रहे हैं हम? प्लेस ऑफ सप्लाई। लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ B2B MRO सर्विस शिपिंग इंडस्ट्री में। ठीक है, सो ये बेटा यहाँ पे 3 नोटिफिकेशंस आए अंडर 1313, ये हमने जो पढ़े। ठीक है, ये हुआ। आगे बढ़ेंगे, अब एक अगले क्लैरिफिकेशन पे चलते हैं। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ POS इन सर्टेन केसेस। फर्स्ट हम बात करेंगे सर्विस प्रोवाइडेड बाय पोर्ट्स जो सर्विस दे रहा है। प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस कार्गो हैंडलिंग सर्विस प्रोवाइडेड बाय पोर्ट्स टू क्लाइंट। पोर्ट बेटा बहुत सारी सर्विसेज देता है, बड़ा सिंपल सा क्लैरिफिकेशन है वैसे ये। पोर्ट बहुत सारी सर्विसेज देता है यहाँ पे, जैसे देखेंगे क्लैरिफिकेशन में, इट इज हियरबाय क्लैरिफाइड दैट सर्विसेज आर एंसिलरी टू और रिलेटेड टू कार्गो हैंडलिंग सर्विस एंड नॉट रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। वैसे तो बेटा बड़ा सिंपल सी बात थी, इसकी क्लैरिफिकेशन की भी जरूरत नहीं मुझे लगता है। तो यहाँ पे ये सर्विस किस चीज से रिलेटेड है? जो पोर्ट यहाँ पे कार्गो रिलेटेड सर्विसेज दे रहा है बेटा, वो कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज, को इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस नहीं बोलना है। अकॉर्डिंगली प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सच सर्विस विल बी डिटरमाइंड एज पर 12(2)(13)(2) डिफॉल्ट प्रोविजन के हिसाब से, डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सप्लायर एंड रिसिपिएंट। तो इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं करना है, जो भी यहाँ पे आपको कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज दे रहा है। और इसको क्या माना जाएगा बेटा? इसको माना जाएगा यहाँ पे कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज की सर्विस रहेगी, और यहाँ 12(2) और या 13(2) डिपेंडिंग अपॉन द केस आपका यहाँ पे क्या लगेगा? ये रूल लगेगा, और डिफॉल्ट रूल के हिसाब से ही प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन की जाएगी। वेरी सिंपल। सर्विस रेंडर्ड ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया। गुड्स जो इंपोर्ट करके ला रहे हैं, टेम्पररी इंपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अनपॉलिश्ड डायमंड्स की। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस रेंडर्ड ऑन अनपॉलिश्ड डायमंड रिसीव फ्रॉम अब्रॉड विच आर एक्सपोर्टेड आफ्टर कटिंग पॉलिशिंग। बेटा इंडिया बहुत बड़ा हब है, बाहर से डायमंड्स आते हैं, उसकी कटिंग पॉलिशिंग इंडिया में होती है। तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? सवाल ये उठता है। सो इन केस ऑफ कटिंग पॉलिशिंग एक्टिविटी ऑन अनपॉलिश्ड डायमंड which are temporarily imported into India are not put to use in India, the place of supply will be determined as per the provisions of 13(2). That is the location of recipient of service, or location of recipient is not available, then the location of supplier of service। तो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा सवाल इसका क्यों आया था? क्योंकि लोगों को लग रहा था क्या ये परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस है, बाहर से गुड्स आया एंड ऑल दैट। तो यहाँ गवर्नमेंट ने बहुत क्लैरिफाई किया कि जो कटिंग यहाँ पे अनपॉलिश्ड डायमंड पे जो भी काम हो रहा है, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई डिफॉल्ट रूल से अपना निकाला जाएगा,
और डिफॉल्ट रूल मतलब 13(2) से निकाला जाएगा, और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। जहां लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट नहीं है वहां लोकेशन ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लाई। ठीक है बेटा, तो ये भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। ये देखो, ये हमने डायग्राम देखा था। ठीक है, ये प्लेस ऑफ सप्लाई फिट करने से क्या होता है, हमको यहाँ पे एक्सपोर्ट है कि नहीं वो भी पता चलता है। जैसे कि एक फॉरेन एंटिटी जिसका नाम था जेम्स एंड कंपनी, उसने अपने डायमंड्स बेचे इंडियन कंपनी को, हीरा पन्ना एंड कंपनी, उसने कटिंग पॉलिशिंग करे वापस से एक्सपोर्ट किया। ठीक है, वापस से एक्सपोर्ट किया, तो इस केस में वो जो डायमंड का कटिंग पॉलिशिंग हुआ उसका प्लेस ऑफ सप्लाई कहां माना गया, तो उसको आउटसाइड इंडिया मान लिया बेटा, आउटसाइड इंडिया मान लिया। लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट एज पर 13(2), एज पर 13(2). एक्सपोर्ट की डेफिनेशन क्या बोलती है बेटा, अगर यहाँ पे एलओएस इंडिया में है, सप्लायर इंडिया में, एलओआर आउटसाइड इंडिया है, पीओएस बाहर फिक्स हो गया और पैसा कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में यहाँ पे आ जाता है, तो क्या माना जाएगा बेटा, अगर उसे एक्सपोर्ट माना जाएगा, एक्सपोर्ट माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ फिक्स कर दिया है, बाहर फिक्स कर दिया है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन यहाँ पे फॉरेन करेंसी में पैसा आता है नहीं आता है, अदर कंडीशंस का क्या होता है, एक्सपोर्ट की डेफिनेशन में फिट होगा या नहीं होगा। ठीक है, आपको हम यहाँ क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई 13(2) के हिसाब से फिक्स होगा, जो डायमंड्स इंडिया में आया और जिसपे वर्क कैरी ऑन हुआ। ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ पीओएस इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन रिलेटेड सर्विसेज टू ईएसडीएम, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है बेटा ईएसडीएम। प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना है किसका, सॉफ्टवेयर डिजाइन सर्विसेज का, सॉफ्टवेयर डिजाइन सर्विसेज का विच इज रिलेटेड टू ईएसडीएम इंडस्ट्री। सो क्वेश्चन इशू क्या आया, हाउ शुड द प्लेस ऑफ सप्लाई बी डिटरमाइंड इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन सर्विस बाय सप्लायर लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी टू अ रिसिपिएंट लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। सप्लायर लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, रिसिपिएंट आउटसाइड यहाँ पे नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में। तो और हमने क्या यूज किया, सैंपल हार्डवेयर किट प्रोवाइडेड बाय द सर्विस रिसिपिएंट। रिसिपिएंट ने क्या किया था, हमको यहाँ पे कुछ किट्स प्रोवाइड किए थे, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगी। सो इट इज क्लैरिफाइड दैट द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन supplied by supplier located in taxable territory to recipient located in non-taxable territory by using prototype hardware test is a composite supply where testing is an ancillary supply. The location of the service recipient, the place of supply would be location of the service recipient as per 13(2), 13(3)(a do not apply separately for determining place of supply of ancillary in such cases. तो बेटा यहाँ पे क्या बात हो रही है, चलो ये भी मैं एक बार डायग्राम ओपन करती हूँ जो हमने डिस्कस किया था। यस, जेम्स एंड कंपनी है, फॉरेन एंटिटी है, एबीसीएन लिमिटेड इंडियन एंटिटी है। सर्विस की बात हो रही है भाई, सॉफ्टवेयर डिजाइन सर्विस उसने दिया, साथ में क्या हुआ, टेस्टिंग ऑन प्रोटोटाइप। यहाँ पे सॉफ्टवेयर डिजाइन सर्विसेज दिया, साथ में बात ये हुई टेस्टिंग और प्रोटोटाइप हार्डवेयर, टेस्टिंग ऑन प्रोटोटाइप हार्डवेयर। इन्होंने गुड्स भेजा यहाँ पे कि हार्डवेयर भेजा कि भाई हमारा सॉफ्टवेयर जो डिजाइन कर रहे हो आप चेक कर लो कि कॉम्पेटेबल है कि नहीं। तो भाई दैट इज एन एंसिलरी सप्लाई, मेन काम क्या था सॉफ्टवेयर डिजाइन का। टेस्टिंग ऑन प्रोटोटाइप हार्डवेयर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एंसिलरी सप्लाई है, तो इसे कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा, जिसमें प्रिंसिपल सप्लाई किसकी है, सॉफ्टवेयर डिजाइन की। और प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन किया जाएगा बेटा, प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन किया जाएगा यहाँ पे 13(2) के हिसाब से। 13(2) के हिसाब से मतलब लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया था। इसको फिर वहां पे आप एक्सपोर्ट की डेफिनेशन में फिट करो। देखो अगर यहाँ पे सब चीजें प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया फिक्स कर दी, एलओआर इंडिया में, एलओएस इंडिया में है, एलओआर आउटसाइड इंडिया, एलओएस इंडिया में है, और पैसा अगर यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज में नहीं आता है तो फिर एक्सपोर्ट नहीं होगा, पैसा फॉरेन एक्सचेंज में आता है तो एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा यहां से हमने क्या डिटरमाइन किया, यहां से मैम हमने डिटरमाइन किया कि ईएसडीएम सर्विस है उसमें जो सॉफ्टवेयर डिजाइन की है, और यहाँ पे जो सैंपल हार्डवेयर यूज करके प्रोटोटाइप किया वो सर्विस क्या है, कंपोजिट सप्लाई है, जिसमें से प्रिंसिपल सप्लाई सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग की है, और प्लेस ऑफ सप्लाई जो एंसिलरी सप्लाई का भी डिटरमाइन होगा वो क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। क्योंकि वो कंपोजिट सप्लाई है तो वही रूल अप्लाई होगा। नेक्स्ट ये क्लैरिफिकेशन हमने ये ऑलरेडी डिस्कस भी किया, क्या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस में यहाँ पे 13(9) क्योंकि ओमिट हो गया है, यहाँ पे जो किसके बताता था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, यहाँ पे जिसकी बात करता था अदर देन मेल और कुरियर, वो क्या हो गया है, ओमिट हो गया। तो अब क्या है भाई, सिंपल सी बात है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस में डिफॉल्ट रूल के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई होगी, मतलब एलओआर है तो एलओआर नहीं, अगर आपके पास एलओआर है तो फिर क्या होगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर ही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। सो अब ये दोनों भी केस में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय मेल और कुरियर हो, अदर देन मेल और कुरियर हो, प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करना है 13(2) के हिसाब से, दैट्स इट। अभी एडवर्टाइजमेंट सेक्टर में बड़ा सिंपल सी एक बात आई है, क्या एडवर्टाइजमेंट सेक्टर में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे करना है। एडवर्टाइजमेंट वगैरह होते हैं ना बेटा, होर्डिंग वगैरह लगे होते हैं हम देखते हैं, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करना। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, क्वेश्चन में देखना है, अगर सेल ऑफ स्पेस है, सेल ऑफ राइट टू यूज स्पेस है यहाँ पे होर्डिंग स्ट्रक्चर पे,
क्या हो रहा है, सेल ऑफ स्पेस हो रहा है या सेल ऑफ राइट टू यूज स्पेस आ रहा है। होर्डिंग स्ट्रक्चर जो है उसका, जो कि वेंडर को बिलोंग करता है, ठीक है, वो क्लाइंट कंपनी को दे रहा है ताकि वो एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले कर सके, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, उस केस में बोला है अगर सेल ऑफ स्पेस या सेल ऑफ राइट टू यूज स्पेस है, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मतलब कि होर्डिंग स्ट्रक्चर जहां पे लोकेटेड है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 के हिसाब से होगा, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में क्या होता है, जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है, तो जहां पे होर्डिंग या स्ट्रक्चर इरेक्टेड है, लोकेटेड है, वही क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। पर अगर दूसरी बात आती है, दूसरी बात क्या है कि अगर सेल ऑफ स्पेस नहीं है, देयर इज नो सेल ऑफ स्पेस या राइट टू यूज स्पेस नहीं है, पर आप क्या कर रहे हो, खाली यहां पे वेंडर क्या कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट कंपनी को दे रहा है कि भाई ठीक है आप क्या करो, एडवर्टाइजमेंट वगैरह डिस्प्ले कर दो, एडवर्टाइजमेंट वगैरह डिस्प्ले करो, तो ये कोई सेल ऑफ यहाँ पे स्पेस नहीं हुआ ना, या ग्रांट टू यूज स्पेस नहीं हुआ, इस केस में ये प्योरली एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड सर्विसेज है, तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगा, बड़ा सिंपल सा, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज के हिसाब से होगा, यहाँ पे जो डिफॉल्ट रूल है उसके हिसाब से होगा, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जो डिफॉल्ट रूल है उसके हिसाब से ही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, मतलब अगर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट आपके पास है तो वो रहेगा, अदरवाइज लोकेशन ऑफ सप्लायर, अदरवाइज लोकेशन ऑफ सप्लायर, ठीक है। किस केस की बात हो रही है, जब यहाँ पे सेल ऑफ स्पेस नहीं है या राइट टू यूज स्पेस नहीं है, क्या होगा, वेंडर हो सकता है खुद के स्पेस पे, या हो सकता है उसने कोई स्पेस रेंट पे लिया है और क्या कर दिया है उसने, आपको क्या कर दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है उसने कि मैं एडवर्टाइजमेंट वगैरह करूंगा, और पूरे एडवर्टाइजमेंट के पीरियड में वो होर्डिंग वगैरह किसके पोजीशन में, वेंडर के पास में, उसने बोला मैं एडवर्टाइजमेंट करूंगा, सो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे रखना है, प्लेस ऑफ सप्लाई डिफॉल्ट रूल से आएगा, मतलब कि लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर, दैट्स इट, ठीक है, सिंपल सा, बस इतना ही याद रखना है। सो एडवर्टाइजमेंट सेक्टर में दो चीजें याद रखना है, सेल ऑफ स्पेस या सेल ऑफ राइट टू यूज स्पेस है, तो उस केस में क्या चीज है, उस केस में जहां पे मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब होर्डिंग स्ट्रक्चर लोकेटेड है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, बट अगर सेल ऑफ स्पेस वगैरह नहीं है, राइट टू यूज स्पेस नहीं है, उस केस में खाली डिस्प्ले किया जा रहा है, तो उस केस में क्या बात हो रही है, प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करना है, खाली डिफॉल्ट रूल लग जाएगा उस केस में, प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए डिफॉल्ट रूल लग जाएगा, मतलब लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लाई, ठीक है, इतना खाली याद रखना है। एंड हियर वी कंप्लीट बेटा क्लैरिफिकेशंस एंड दिस चैप्टर, वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, बिल्कुल याद रखना है, 4 सेक्शंस बिल्कुल याद रखना है। सेक्शन 10 किसकी बात करता है, गुड्स के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करना है, यहाँ पे जो इंडिया में सप्लाई होता है गुड्स उसकी बात हो रही है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में, गुड्स के केस में सेक्शन 11 बात करता है किसके, प्लेस ऑफ सप्लाई की, आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन है। सेक्शन 12 कब बात करता है, जब एलओएस एलओआर दोनों कहाँ पे, इंडिया में, और सेक्शन 13 हमारा कब लगता है, एलओएस या एलओआर दोनों में से एक कहाँ पर है, आउटसाइड इंडिया। तो प्रोविजंस कैसे डिटरमाइन करोगे, सेक्शन 13 के हिसाब से, दैट्स इट, ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना है, आईजीएसटी एक्ट के सेक्शंस है ये। बाकी चैप्टर्स में जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, सीजीएसटी एक्ट के सेक्शंस है, खाली इंपोर्ट एक्सपोर्ट के चैप्टर में, और यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो किसके हैं, आईजीएसटी एक्ट के सेक्शंस है, ठीक है। सो हियर वी कंप्लीट दिस चैप्टर बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पे बिल्कुल हमको एग्जाम में ये क्या करना है, सुबह बिल्कुल देख के जाना ही पड़ेगा, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आईटीसी हुआ, ये हुआ, वैल्यू ऑफ सप्लाई हुआ, एग्जाम्शन हुआ, आरसीएम हुआ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो आते हैं इसमें इनके पॉइंट्स बहुत ज्यादा रहते हैं, सो ये हमको बिल्कुल पेमेंट ऑफ टैक्स बिल्कुल अच्छे से देख के जाना ही पड़ता है। अभी यहाँ पे क्या बात हो रही है, ये तो हमने बात की, अब जो स्टूडेंट्स का एग्जाम नवंबर 24 में बेटा आपके लिए अपडेटेड बैचेस अवेलेबल है, कहाँ, वेबसाइट पे, आप icleague.com पे जाइए, वहां पे सारी डिटेल्स अवेलेबल है, ठीक है। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है उसमें, तो यहाँ पे जो नंबर मैंने आपको बताया था आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, एडमिन का नंबर है, तो वो आपको गाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो जो स्टूडेंट्स का अटेम्प्ट कब है, नवंबर 24 में, उनके लिए बैचेस अवेलेबल है बेटा, यहाँ पे icleague.com पे आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, नवंबर 24 ऑनवर्ड स्टूडेंट्स। So beta, we will complete our discussion over here for this chapter. Thank you for now.